गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक एंड इट्स टाइम टू सेलिब्रेट द विक्ट्री। पाकिस्तान की जीत जिसको हम एक बार फिर से मना रहे हैं, इस जश्न को मना रहे हैं जिसके लिए हम सब तैयार हैं। तो क्या आप तैयार हैं? क्योंकि हम बात कर रहे हैं मार्के हक की, हम बात कर रहे हैं बुनियानुम मरसूस की, सीसा पिलाई दीवार की। पाकिस्तानी कौम कैसे सीसा पिलाई दीवार साबित हुई और अब यानी 2026 में हम उसकी पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले हैं राइजिंग पाकिस्तान पीटीवी होम के थ्रू भी। और फॉर दैट मैटर ज़ाहिर है हर तरफ इसका एक रंग होगा, एक जुनून होगा, एक जोश होगा, एक वलवला होगा, उसका एक मिजाज होगा और आपका एक अंदाज होगा। वो अंदाज क्या है ये आप हमें बताएंगे। दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर यू। सो आप कैसे इस जश्न को मनाना चाहते हैं, कैसे आप सेलिब्रेट करते हैं, कैसे आप खराज तहसीन पेश करते हैं अफवाज पाकिस्तान को, हमारे शाहीनों को, हमारे जवानों को, हर उस फर्द को, हर उस शख्स को, हर उस सोच को जिसने पाकिस्तान के लिए सीसा पिलाई दीवार साबित होकर दिखाया है। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अपना कंटेंट हमें व्हाट्सएप करें और आपका जो मैसेज होगा वो हम अपनी जो ट्रांसमिशन है अब से कुछ दिन के बाद आप स्क्रीन पे देखेंगे। सो आप उस हवाले से वो कंटेंट जब हम भेजेंगे तो हम वो कंटेंट शामिल करेंगे अपने शो में। यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी सामने आएगी कि आप कितने क्रिएटिव हैं। एंड जस्ट मेक श्योर कि आपको जिस भी तरीके से समझ आता है आप उसको सेंड करें। ये मत सोचिए कि अच्छा मैं हो सकता है इस बहाने आपको पता चले कि आपका हिडन टैलेंट क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बातों का हमें अपना हिडन टैलेंट नहीं पता होता है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आपने अपना हिडन टैलेंट सामने लाना है। तो ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, खैर ये तो बहुत बड़ी चीज है Absolutely. लेकिन ऐसे ही पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। हम चलेंगे अब एक ब्रेक की जानिब क्योंकि वक्त हमारे पास बड़ा मुख्तसर, आगे हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो बहुत डाइवर्स हैं आज। Absolutely. Let's take a break. We'll be right back. This is Rising Pakistan. अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे अब ड्यू है तो शुरू है। ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू। जिंदगी के लम्हात अच्छी यादों में ढल जाएं तो इससे बेहतर और क्या बात होगी। हम आपकी यादों में खुशियां शामिल करते हैं हर वीकेंड पर अपने शो वीकेंड एट होम में। इसमें आपको हेल्थ टिप्स, मजेदार पकवानों की रेसिपी और दीगर मुफीद मालूमात भी फराहम की जाती है और आपकी मुलाकात कराई जाती है नामवर स्टार से। अपने लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए देखते रहिए वीकेंड एट होम सिर्फ पीटीवी नेटवर्क पर। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेल कैरेक्टर एनर्जी देता है। कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे अब ड्यू है तो शुरू है। ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू।
अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। अब ड्यू है तो शुरू है। ये कमेंट और ये माउंटेन ड्यू। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। एक बहुत अहम मौजू और वो है गिफ्ट या हिबा। इस्लामी कवानीन के मुतालिक भी और आज हम बात करेंगे और जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉज हैं उससे मुतालिक हम इसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि गिफ्ट या हिबा इसकी कानूनी हैसियत क्या होती है। बहुत से लोग इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। बिलखुसूस हम देखते हैं कि जब मियाँ बीवी के रिश्ते में कोई दरार आ जाती है, खुदा न खासा उनका रिश्ता नहीं चल पाता, सेपरेशन या तलाक की सूरत में एक जो बोन ऑफ कंटेंशन बन जाती है वो ये गिफ्ट्स होते हैं जो कि ड्यूरिंग शादी के वक्त दिए जाते हैं। और नॉट जस्ट मियाँ बीवी के दरमियान, इवन इन लॉज के दरमियान में जो एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स हुआ होता है उससे मुतालिक ये बात होती है कि मैं तेनू वो देता सी वो मैनू वापस कर। तो ये हाँ होता है। कर क्यों? यही जवाब आता है, क्यों कर? नहीं, मैं यही बात कर रही हूँ, वो जो नहीं, वो कहते पहले तू कर। वो जो इतना सफर किया है जिंदगी में, और एक चीज जब दे दी तो दे दी ना उस टाइम पे, वो आपने भी दी, वो अगले शख्स ने भी दी। तो खैर ये अनएथिकल एक चीज तो होती है, बट बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ रहे होते। और वाकई शुभ आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो स्ट्रगल की चीज होती है ना, जिसके लिए फिर कोर्ट कचहरियों के चक्कर लग रहे होते हैं, वो ये मेन रीजन होती है कि जो उस टाइम पे ये दिया था अब मुझे ये वापस नहीं मिल रहा। ऐसे इसमें गोल्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इम्पोर्टेंट वही है। ये होता है ना कि वो जो शादी के बाद सास ने गोल्ड अपने पास रख लिया होता है लॉकर में और उसके बाद बीवी को तो नहीं मिल रहा होता, और जब खुदा ना खास्ता ऐसा मामला हो जाए तो वो कहते नहीं वो तो गोल्ड आपको शादी में दे दिया था। देती क्यों है? I mean, आपकी चीज है, आपका गिफ्ट है। हम अवेयरनेस की और एम्पावरमेंट की जब बात कर रहे होते हैं ना, इसमें किसी को डिसरिस्पेक्ट करने की बात नहीं होती है। अपने राइट्स को जानना बहुत जरूरी है कि क्या आपकी चीज है, आपने उसको प्रोटेक्ट किस तरीके से करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ना, खुद संभालें उसको, ये बड़ा जरूरी होता है। आज इस मौजू पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया मोहम्मद अफजल खान जदून साहब ने, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ही इज विद अस और ज़ाहिर है बहुत से ऐसे केसेस में उन्होंने इसको ज़ाहिर देखा भी है। लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक है आप लोग? सर बहुत शुक्रिया। तो आगाज इसी से करते हैं सर, गिफ्ट या हिबा क्या कानूनी हैसियत होती है इसकी? बेसिकली मोड ऑफ ट्रांसफ़र जो है उसमें प्रॉपर्टी एक्ट के तहत मोड ऑफ ट्रांसफ़र में एक सबसे पहले आता है सेल, उसके बाद मॉर्टगेज है, एक्सचेंज है, और चौथी जो उसमें मेन चीज़ है वो हिब्बा है, गिफ्ट कहा जाता है। ठीक। गिफ्ट बेसिकली गिफ्ट ये होता है कि विदाउट एनी कंसिडरेशन जब किसी भी ब्लड रिलेशन को या किसी भी और को जिस चीज़ की कोई भी शख्स अपना मालिक होता है वो अपनी चीज़ को गिफ्ट कर सकता है किसी और को। जिस पे आप मालिक नहीं है वो गिफ्ट नहीं की जा सकती, वो किसी को भी गिफ्ट किया जा सकता है। गिफ्ट और बाकी जो तीनों मोड्स हैं, जैसे सेल है उसकी कंसिडरेशन होती है, मॉर्टगेज के अपने रूल्स होते हैं उसके मुताबिक वो की जाती है। सिमिलरली एक्सचेंज होता है, उसके अगेंस्ट भी कोई अदर चीज़ होती है। इस तरह से ऑनरशिप ट्रांसफ़र की जाती है किसी दूसरे को, आप अपनी ऑनरशिप किसी और को ट्रांसफ़र करते हैं, और उसमें जो फोर्थ मोड है वो है हिब्बा, वो गिफ्ट है। आप अपनी मलकियत की चीज़ किसी को भी जब विदाउट एनी कंसिडरेशन दे देते हैं तो उसे गिफ्ट की सूरत में कहा जाता है देना। अब मियाँ बीवी के रिश्ते में चाहे मियाँ ने ड्यूरिंग शादी कोई चीज़ गिफ्ट की है, वो कोई जायदाद उसके नाम की है, या समटाइम्स ये भी होता है कि जो बीवी का बैंक बैलेंस होता है वो शौहर इस्तेमाल कर लेता है, समहाउ अगर कभी ज़रूरत पड़ जाती है कर लेता है इस्तेमाल। बेचारे बीवी भी देती है कि मेरा शौहर है, वो दे देती है। समटाइम्स जायदाद या गोल्ड भी बेच के शौहर को पैसे दे दिए जाते हैं कि आप जायदाद अपने कारोबार में लगा लें। और खुदा ना खास्ता अगर तलाक हो जाती है तो ये जो भी एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स हुआ है, जायदाद थी, गोल्ड, वट एवर इट इज़, क्या वापस ली जा सकती है? आपके इस सवाल में दो मुख्तलिफ चीज़ें निकल रही हैं। ओके। एक तो ये है कि आप गिफ्ट अलग चीज़ है। गिफ्ट तो ये होता है जो मैं अपनी चीज़ अपनी खुशी से किसी को दे देता हूँ, और वो देता इसलिए हूँ कि ये अब इसकी ओनरशिप होगी, मेरी नहीं रहेगी। ठीक है। जैसे निकाह के वक्त आप प्रॉपर्टी अपनी बीवी के नाम या बीवी हस्बैंड के नाम वो प्रॉपर्टी कर देती हैं,
तो वो प्रॉपर्टी उसकी ओनरशिप हो जाएगी। ओके। मैं अलग से, हमारा एक प्रोग्राम आपके चैनल पे हो चुका है इस पे, अगर व्यूवर्स देखना चाहें गिफ्ट के मुतालिक तो वो उसमें देख सकते हैं। निकाह के मुतालिक जो हमारा प्रोग्राम है, निकाह नामे में अगर कोई गिफ्ट, कोई प्रॉपर्टी किस हस्बैंड बीवी को या बीवी हस्बैंड को, दोनों सूरतों में कर देते हैं, तो उसके लिए अलग से रजिस्ट्री करवाने की या उसकी अलग से ट्रांसफ़र के मोड्स अपनाने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा। सिंपली उसमें लिख देना कि ये प्रॉपर्टी उसको गिफ्ट कर दी गई है, वो उसकी ओनरशिप होगी और ये ट्रांसफ़र ही करवानी समझा पड़ेगी ना। यही अगर सपोज नहीं करवा सकते तब भी सिर्फ इसमें लिखना, ये भी एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जिसे प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल है। अलग से रजिस्ट्री करवाएं तो वो बहुत बेहतर होता है, लेकिन ना भी करवा सकें तो ये समझा जाएगा कि वो ट्रांसफर होगी, जो निकाह नामे में लिख दिया जो गया है। निकाह नामे में लिख अच्छा, दिया गया। बाज़ औक़ात ये होता है कि लिखा नहीं जाता, उसी टाइम पे बस गिफ्ट दे दिए जाते हैं। सो क्या वो भी उसका क्या तरीका कार होता है, क्या उस पर भी बाद में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, इवन दो यू हैव पिक्चर्स एंड वीडियोस जो कि उस टाइम पे आपको गिफ्ट किया जा रहा है? इसमें ना दो मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं ना। वो एक तो होता है कि आप गिफ्ट्स जो बाकायदा डीड के तहत तैयार होते हैं, दूसरी एक होती है ना मनकूला और गैर मनकूला जायदाद कहा जाता है। एक प्रॉपर्टी जो आप ट्रांसफ़र कर देते हैं, दूसरे जो आम तौर पे गिफ्ट्स होते हैं जिनको गिफ्ट का नाम नहीं भी दिया जाता, जैसे गोल्ड है, इसके अलावा जितनी चीज़ें हैं, जो चीज़ें शादी के वक्त निकाह नामे में हक महर में नहीं आएंगी, वो तमाम की तमाम चीज़ें गिफ्ट तस्वर होंगी। हक महर और गिफ्ट दो अलग चीज़ें हैं। वो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप निकाह वाला प्रोग्राम जब आप देखेंगे पीटीवी के चैनल पे, तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा गिफ्ट अलग चीज़ है, हक महर बिल्कुल अलग चीज़ है। अब हक महर अगर नहीं है तो वो गिफ्ट ही तस्वर होगा, और जो गिफ्ट होगा वो वापस नहीं होगा। उसमें चाहे गोल्ड है, चाहे डावरी आर्टिकल्स में बाकी जितनी चीज़ें हैं, डावरी आर्टिकल जो होते हैं वो सारे वाइफ की अपनी ऑनरशिप होती हैं, ये हस्बैंड को गिफ्ट नहीं होता। डावरी आर्टिकल में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हस्बैंड के यूज़ के लिए होती हैं, जैसे उसके ड्रेसेस हैं, उसके अपने लिए जो चीज़ें उसमें दी जाती हैं, इवन के गाड़ी दी जाती है, इवन दीगर जो चीज़ गोल्ड वगैरह हस्बैंड को भी दिया जाता है, वो सारा गिफ्ट में शुमार होता है, वो वापस नहीं होता। लेकिन डावरी आर्टिकल में भी जो गिफ्ट की हैसियत है वो नाकाबिले वापसी है। जो गिफ्ट में शामिल नहीं होता वो सारा रिटर्न होगा, वो बीवी का राइट है, वो किसी वक्त भी क्लेम कर सकती है। अच्छा, अभी शुएब ने जो सवाल किया कि अक्सर होता है कि ख़वातीन सबूत इन चीज़ों का नहीं होता, तो मैं इस पर्सपेक्टिव से बात करूं कि कानूनी तौर पे किस तरीके से ख़वातीन आगे उसको प्रोसीड कर सकती हैं। अगर शादी के दौरान गोल्ड तो वो खातून का ही है, ज़्यादातर जो है वो ख़वातीन गोल्ड अपना शोहर को दे देती हैं कि ये आप गोल्ड रखें और आगे आप फ़िलहाल आप उसको इस्तेमाल कर लें, बाद में जब मुनाफा हो तो आप बना दीजिएगा। वो एक तरह से गिफ्ट भी नहीं दिया गया, लेकिन वो वर्बल बात है, उसकी कोई डीड नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जाके डीड नहीं बनवाई जाती कि अच्छा अभी हम देख रहे हैं कोई स्टाम्प पेपर है एंड ऑल दैट, वो बस उस टाइम पर दे दिया ना। सो अब इस सूरत में अगर इस सिचुएशन में खुदा न खास्ता अगर डिवोर्स हो जाती है, बीवी कैसे क्लेम कर सकती है? अगर डिवोर्स नहीं भी होती तो बीवी क्लेम कर सकती है। ये गिफ्ट नहीं है, गिफ्ट में ओनरशिप ट्रांसफ़र की जाती है, इसमें वो अपनी प्रॉपर्टी, उसकी अपनी पेमेंट है। बिल्कुल इस रिलेशन को, इस लेन देन को ऐसा ही समझा जाएगा जैसे किसी स्ट्रेंजर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसको कैसे प्रूफ किया जा सकता है? मैं अर्ज करता हूँ, बेसिकली दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक होता है रिटर्न और एक होता है ओरल कॉन्ट्रैक्ट। ओरल कॉन्ट्रैक्ट में भी आपकी अपनी ट्रांजैक्शन है, उसे जब आप दे रहे हैं उस वक्त वो, हम जब केसेस आते हैं हमारे पास तो हम उस वक्त के सर्कमस्टांसिस देखते हैं। इसीलिए जितने गिफ्ट्स होते हैं इनमें अहमियत दी जाती है सिर्फ वाइफ की स्टेटमेंट को। अगर वाइफ स्टेटमेंट दे देती है, फिर आके उसको अदरवाइज़ वो प्रूव करती है कि मेरे ये इतने अमाउंट थी। सपोज अब एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि हम ये कहते हैं कि इन्होंने बिज़नेस रन किया, मेरी ये लेके फ़लाँ बिज़नेस रन किया। अब वो देखा जाएगा कि क्या उस दौरान बिज़नेस कोई हुआ, अब वो होना उसका साबित होगा। यानी हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं, तो उसमें ये गिफ्ट में नहीं आता, ये तो अपना उनकी पर्सनल ट्रांजैक्शन है जो उसको एज ए लोन आप समझ सकते हैं, और लोन रिटर्न हो सकता है, वो किसी वक्त भी क्लेम कर सकती है। बट इज इट इम्पोर्टेंट कि सेफ साइड पे ऐसा हो कि जाहिर है अब मियां बीवी का रिश्ता है तो ऐसा तो नहीं है कि जाके डीड बनवाई जाएगी एंड ऑल दैट, क्योंकि वो एक पर्सनल लेवल पे एक ट्रस्ट का रिश्ता है, ट्रस्ट का रिश्ता है, और इसीलिए उसको वो अक्सर क्लेम डिग्री हो जाते हैं। अक्सर क्लेम डिग्री हो जाते हैं, लेकिन वो डिग्री मतलब उसके हक में फैसला हो जाता है, खातून के हक में फैसला हो लेकिन जाता है। ये होता है कि वो आपने केस बनाया कैसे, डिपेंड करता है आपके लॉयर पे कि वो केस कैसा, आपकी टीम कैसा केस बना रही है। केस अगर अच्छा बनाया, उन्होंने फैक्ट्स पूरे लिखे, तो उसमें हो जाएगा। पर केसेस तो तभी होते होंगे जब रिश्ता मुतासिर हो चुका होता है। अक्सर केसेस में ऐसे ही होता है, अदरवाइज वो ट्रस्ट डेफिसिट आता है तो ये चीज़ें होती हैं, अदरवाइज रिश्ता ही ट्रस्ट पे है ना जी।
जहाँ ट्रस्ट डेफिसिट आ गया वो रिश्ता तो कमज़ोर हो गया, कमज़ोर हो उसमें दरार पड़ चुकी होती है। अच्छा, इस जब इतना क्लैरिटी के साथ कानून है तो बार बार हम क्यों देखते हैं कि कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमें एक केस सामने आ जाता है, कभी सुप्रीम कोर्ट में बहुत से केसेस सामने आते हैं जहाँ पे फिर रिमार्क्स दिए जाते हैं और बाकायदा उस केस के फैसले में लिखा जाता है कि अच्छा ये बीवी को दिया गया जो गिफ्ट है वापस नहीं लिया जा सकता। आई मीन व्हेन द लॉ इज क्लियर, क्यों बार बार चीज़ें सामने आती हैं? देखिए, डिस्प्यूट तो वहाँ ही आता है जहाँ कोई किसी किस्म का इशू रेज होता है। अगर इशू रेज नहीं हुए, अगर देखें दोनों तरफ से किसी एक साइड पे मैलाफाइड इंटेंशन आ जाती है, डिसऑनेस्टी आ जाती है, तो ये इश्यूज रेज होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ज़िंदगी में जो बात इवन ज़ुबानी कह देते हैं उस पर भी अमल होता है। लेकिन अगर तहरीरी तौर पे कुछ लिख के दिया, उसको भी प्रूव करना पड़ता है, उसको भी प्रूव करने की ज़रूरत होती है। फैक्ट्स केस के होते हैं, फिर हर केस का फैक्ट लॉ तो सेम है, सेम ही रहता है। उस फैक्ट के हवाले से उस लॉ को एक्सप्लेन किया जाता है और उसी में आगे जाके कोर्ट्स डिसाइड करती हैं कि क्या ये गिफ्ट था या नहीं था, और क्या ये गिफ्ट के तौर पे दिया गया। जैसे भी बात हो रही है, इसमें दो बातें आ रही हैं, एक तो गिफ्ट है और एक लोन है। और ये गिफ्ट की जब डेफिनेशन में आएगा तो डेफिनेटली जिसको दे दिया जाएगा वो गिफ्ट वापस नहीं होगा। अच्छा, क्या कोई ऐसा गिफ्ट भी है जो मंसूख किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है, कि कभी क्लेम हो जाए हाँ कि वापस लिया जा सकता है? कंडीशनल गिफ्ट अगर है तो उस सूरत में होगा। अगर कंडीशनल हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये डिसाइड होता है कि अगर ये मेरी बीवी रहेंगी, मेरे निकाह में रहेंगी, तो ये प्रॉपर्टी इनकी है, ये इनके नाम। यस, ये कंडीशनल, आप कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, बेसिकली तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। इसी तरह अगर फ्रॉड का एलिमेंट आ जाए किसी गिफ्ट में, तो फ्रॉड के एलिमेंट को, इसमें एक अहम बात यह है, जब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है तो ट्रांसफ़र, इस केस में, बाकी केसेस में ये होता है कि जो आता है केस लेके उसको साबित करना होता है कि ये मेरा क्लेम है। गिफ्ट के केस में ऐसा होता है कि ये बेनिफिशरी को साबित करना होता है कि ये गिफ्ट हुआ था और ये वैलिड गिफ्ट था, इसमें कोई फ्रॉड का एलिमेंट नहीं था। इसमें हमारे पास दो तीन तरह की सूरतें अक्सर पैदा हो जाती हैं। केसेस जो आते हैं उनमें एक केस इस तरह का होता है कि जैसे एक फादर हैं, उनके पास एक बच्चा रहा, एक बेटे के साथ हो रहे, उनकी डेथ होगी तो बेटे ने क्लेम कर दिया जी कि ये प्रॉपर्टी मुझे फादर सारी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर गए। ओके। अब उसमें ये देखा जाएगा कि जिस वक्त वो गिफ्ट हुआ, क्या वो फादर इस पोजीशन में थे कि वो उसको ट्रांसफ़र कर सके, यानी फिजिकली हेल्थ उनकी थी, वो मेंटली इस पोजीशन में थे, उनको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं थी कि वो इसमें आए, और उस वक्त क्या उनकी कंसेंट फ्री थी। ये साबित करना बेनिफिशरी जो होता है उस पे होता है, जिसको गिफ्ट हुआ होता है। अक्सर केसेस में ये होता है कि लोग आके एक जाली हिबा बनवा लेते हैं और जाली हिबा बनवा के वो कह देते हैं। इसीलिए होता है कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल होती है, लेकिन वो उस सूरत में जब तक उसमें कोई फ्रॉड का एलिमेंट ना आ जाए। अगर फ्रॉड का एलिमेंट आ जाए तो उसमें अगर फ्रॉड प्रूव कर लेते हैं तो उस सूरत में ये होगा कि जैसे ही वो साबित हो जाएगा कि उस वक्त वाकई ये फ्रॉड हुआ, यानी मिसरिप्रेजेंटेशन हुई। जैसे कि एक बेटा सबके सामने ये कह देता है कि आपकी ये प्रॉपर्टी मैं मैनेज करता हूँ, बाकी बहन भाई ये भी छोटे हैं, जैसे ये बड़े होंगे मैं इनके नाम पे कर दूंगा। अब फादर अपनी प्रॉपर्टी को उस बेटे के नाम कर देते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी होती है, अब उनको गिफ्ट कर देते हैं, तो ये भी एक कंडीशनल गिफ्ट है, जिस पे अगर प्रूव हो जाता है कि वाकई ऐसा था तो ये बेनामी की सूरत इख्तियार कर जाती है। उसमें बेनामी के तौर पे उसे बेनामी ओनर के मालिक तो बाप है, लेकिन वो प्रॉपर्टी एक बेटे या किसी भतीजे के नाम पे भी की जाती है। सिमिलरली ऐसा होता है कि शादी हो जाती है, शादी में खुदा ना हस्ता कोई इश्यूज़ पैदा हो जाते हैं। इश्यूज़ में हमारे पास जो केसेस आते हैं उन केसेस में ज़्यादातर ये होता है कि फादर जब बच्चे मदर के पास होते हैं तो उनको डिप्राइव करने के लिए वो अपनी प्रॉपर्टी भतीजों में या किसी भांजे के या किसी और के नाम वो गिफ्ट कर देता है फॉर द टाइम बिंग। इम्प्लाइड उनका ये एग्रीमेंट होता है कि जी जब मेरा केस क्लियर हो जाएगा तो मैं आपसे वापस ले लूँगा। अब ऐसी सूरत में अगर ये प्रूव हो जाता है कि फादर ने मैलाफाइडली ये प्रॉपर्टी अपने बच्चों को डिप्राइव करने के लिए ये किसी भतीजे भांजे के नाम कर दी, तो वो प्रॉपर्टी भी, वो गिफ्ट भी कैंसिल हो जाता है। वो भी आके अगर ये बच्चे क्लेम करते हैं तो वो जो आपकी ट्रांसफ़र है वो ऑटोमेटिकली उस हिब्बा को वो कैंसिल कर सकते हैं। ये चंद सूरतें होती हैं। इसके अलावा फ्रॉड को, हर केस में फ्रॉड और बेसिकली इंटेंशन देखी जाती है। जो हमारा हिब्बे का कॉन्सेप्ट है, हिब्बे के लिए कुछ 8 इंग्रेडिएंट्स सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि उन 8 इंग्रेडिएंट्स का होना ज़रूरी है हिब्बे के वक्त।
अक्सर केसेस में हिब्बे के केसेस आते क्या हैं कि कहाँ पे आते हैं, जहाँ पे बहनों को डिप्राइव कर दिया गया, एक भाई आ गया, एक भाई को वो सारी प्रॉपर्टी कर दी गई, उस पर भी वो भाई ने क्लेम किया तो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख रुपए फाइन किया है। और उसके बाद अब ये 498 एक सेक्शन ऐड कर दिया गया जिसमें अगर बहनों को डिप्राइव करके भाई आके उस पर पोजेशन टेक ओवर करता है और वो ये झूठा क्लेम करता है कि मुझे फादर ने हिब्बा कर दिया। बेसिकली होता ही है कि हिब्बे के मतलब एक कॉन्सेप्ट का क्लियर करना ज़रूरी है। आज आपकी विसातत से मैं करना चाहता हूँ। बेसिकली प्रॉपर्टी मेरी है, मैं चाहे वो मस्जिद में दे दूँ, मैं चाहे जिसको दे दूँ, ये मेरा राइट है। मेरे इस राइट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसमें एक्सेप्शन सिर्फ यही है कि उसमें मेरी कंसेंट फ्री हो और उसमें मेरी कोई मेलाफाइडी ना हो। यानी मेरी इंटेंशन किसी दीगर लीगल एयर को डिप्राइव करना ना हो। जैसे कि एक फादर ने बेनामी के तौर पे अपने एक बेटे को उसकी मैनेजमेंट के लिए रखा, उस बेटे ने अपनी प्रॉपर्टी अपने किसी बच्चे के नाम कर दी, अपनी बहन भाइयों को डिप्राइव कर दिया। अब यहाँ पे भी एलिमेंट आएगा कि उसने बेसिकली ये गिफ्ट क्यों किया। ये गिफ्ट इसलिए अमूमन हमारे यहाँ गिफ्ट सिर्फ ब्लड रिलेशन में जो होता है उसमें टैक्सेस नहीं होते, गवर्नमेंट उसको टैक्स फ्री है। इसमें जो मखसूस टैक्सेस होते हैं उन टैक्सेस से बचने के लिए लोग ये प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देते हैं। इसी तरह जिसके पास वो वालदा या वालिद रहते हैं वो बच्चा एक डीड बना लेता है, एक उससे साइन ले लेता है। तो ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो बाद में कैंसलेशन की बेस बनते हैं और इसमें कैंसिल हो सकते हैं। हिब्बा के लिए जो मेरे लिसनर आपका चैनल सुन रहे हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि हिब्बा के लिए जो बेसिक शर्त है, कंडीशन है, वो पोजेशन का हैंड ओवर कर देना। जब तक कब्जा हैंड ओवर दूसरी पार्टी को नहीं होता, जो बेनिफिशरी है जिसको हिब्बा किया गया, उस वक्त तक हिब्बा कंप्लीट ही नहीं होता। आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कर दी, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बन गया, लेकिन पोजेशन नहीं दिया तो उस सूरत में हिब्बा नहीं होगा। इसकी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि जैसे बहन भाइयों में, हस्बैंड एंड वाइफ में पोजेशन का ट्रांसफर करना जरूरी नहीं होता। किसी एक का को शेयर जो होते हैं उसमें किसी एक का पोजेशन वो सबका पोजेशन समझा जाता है। अब इसमें ऐसा पॉसिबल समटाइम्स नहीं होता कि फादर ने या किसी वाइफ ने हस्बैंड को या हस्बैंड ने किसी एक बच्चे को वो ट्रांसफर किया तो सारे रह रहे होते हैं। फॉर द टाइम बीइंग ये पॉसिबल नहीं होता कि वो पोजेशन भी ट्रांसफर करे। इन केसेस के अलावा बाकी जितने केसेस होंगे उन केसेस में जब तक पोजेशन ट्रांसफर नहीं होगा उस वक्त तक हिब्बा मुकम्मल ही नहीं होगा। तो फिजिकली उस पोजेशन का ट्रांसफर होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इससे पहले जो आप बात कर रहे थे ना कि ये जायदाद वाली ना, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि ख़वातीन मुरव्वत में बहनें नहीं कह रही होती कि हमें भी हिस्सा दें, और हमारे यहाँ अभी भी अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ होती है कि भाई बस खुद ही प्रॉपर्टी बेच देते हैं और उसके बाद आपस में डिवाइड कर लेते हैं और फिर कहते हैं जी बहनें तो अगले घर में चली गई हैं, बस उनको जहेज दे दिया था, बस वही किसी तरीके से उनका हिस्सा हो जाता है, जो अमूमन रवैया यहाँ पे। क्या कोई टाइम ड्यूरेशन होती है कि जिसमें वो ख़वातीन क्लेम कर सकती हैं कि नहीं हमसे उस टाइम पर कॉन्सेंट नहीं लिया गया, या फिर कोर्ट में ये चीज़ भी सामने आ जाती है कि उस टाइम खामोशी थी तो इसका मतलब हाँ ही था, जब चीज़ बिक रही थी तो उस टाइम तो आवाज़ नहीं अपनी उठाई कि मुझे चाहिए इसमें हिस्सा। क्या कंडीशंस हैं? बहुत अहम क्वेश्चन है। इस पे हम एक प्रोग्राम अलग से कर चुके हैं, ख़वातीन का विरासत में हिस्सा। अगर लिसनर व्यूअर्स देखना चाहें तो वो पीटीवी होम पे ये प्रोग्राम है, ख़वातीन का विरासत में हिस्सा। वो जब देखेंगे उसमें ये सारी ये पूरा, क्योंकि ये हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है और बड़ा लेंथी टॉपिक है, मैं शॉर्टली इसको ये कर देता हूँ कि अगर कोई खातून अपनी लाइफ टाइम में अगर उसकी ज़िंदगी में उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो किसी एक भाई को ट्रांसफ़र हो गई, अगर लाइफ यानी फादर ने किसी एक को ट्रांसफ़र कर दी और लाइफ टाइम में उस बेटी या बहू या वो जो भी बहन है उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में चैलेंज नहीं किया तो उनके बच्चे इसको चैलेंज नहीं कर सकते। ये बड़ी अहम बात है। यहाँ पे हमारे पास केसेस आते हैं कि नवासा अक्सर आ जाता है, वो कहता है जी मेरी मदर की प्रॉपर्टी जो है वो उनको नहीं दी गई। ये देखें उस सूरत में जब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर वैलिडली हो गई, वो किसी भी सेल के थ्रू हो सकती है, वो गिफ्ट के थ्रू हो सकती है, कोई भी मोड ट्रांसफर का अडॉप्ट करके जब ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई और वो मदर उसके बाद हयात रही और अपनी हयात में उन्होंने चैलेंज नहीं किया, एक मिसकॉन्सेप्शन यहाँ पे पाई जाती है। पिछले दिनों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिमिलर सिचुएशन में फैसला किया था कि वो बहन जिंदा रही
उन्होंने अपने भाई को वो गिफ्ट जो था चैलेंज नहीं किया। अब आके उसके बेटे ने जब चैलेंज किया तो कोर्ट ने कहा कि आपकी माँ इतना अरसा तक वो जिंदा रही। अब ये इसका मकसद बिल्कुल नहीं है कि वो बाकी नहीं किया जा सकता, इसमें भी फ्रॉड का एलिमेंट अपनी जगह एग्जिस्ट करता है। सपोज के इसके एक केस की एग्जांपल आपको दे देता हूँ। मेरे केस में ये हुआ कि उन्होंने एक बहन का नाम ही लीगल हेयर्स में नहीं लिखा। अब बाकी प्रॉपर्टी सारी भाइयों को ट्रांसफर होगी, बाकी 2 बहनों ने आके सरेंडर कर दिया। तीसरी ये खसूसन उन केसेस में होता है जहाँ पे 2 शादियाँ होती हैं, 2 या 3 शादियों में जो बच्चे होते हैं उनको जो माँ पोजेशन में होती है उस वक्त साथ रह रही होती है, उनके फेवर में अक्सर ये ऐसे मामला चले जाते हैं। इसमें जो अहम बात होती है देखने की कि वो डॉक्यूमेंट्स उन रिकॉर्ड को देखा जाता है क्या लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट में ये एग्जिस्ट करती थी। और उसके बाद फिर ऐसे भी केसेस आए जहाँ पे देखा कि वो बहन को कोई और खातून को ले गए हैं वहाँ पे अपनी बहन बनाया और उसने आके सरेंडर कर दिया। वहाँ जैसे मेरे पास एक केस आया, उसमें खातून पढ़ी लिखी नहीं थी, वो साइन कर ही नहीं, सारी ज़िंदगी उन्होंने सिग्नेचर नहीं किए। अब उनके सिग्नेचर से वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई थी, वो बाद में हम लोगों ने प्रूव कर दिया कोर्ट में जी कि ये तो उस वक्त अनपढ़ थी और ये तो किसी जगह अपीयर ही नहीं हुई। अब ये जब फ्रॉड का एलिमेंट किसी में भी आएगा तो उसमें लिमिटेशन रुक जाएगी, फिर लिमिटेशन नहीं होगी। अदरवाइज वो सूट फॉर डिक्लेरेशन के लिए 6 साल हैं, 6 साल के अंदर वो कर सकती हैं प्रॉपर्टी, अगर उनकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी या नॉलेज के बाद 6 साल के अंदर। अक्सर ये होता है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है तो ये क्योंकि डॉक्यूमेंट जो होते हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं हर एक की पोजेशन में नहीं होते, उन्हें पता नहीं चलता। 10 साल के बाद मुझे पता चला कि मेरी जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी या मेरी फलां प्रॉपर्टी वो तो इस तरह गिफ्ट या किसी भी सोर्स से ये ट्रांसफ़र हो गई है। उस वक्त फिर ये देखा जाएगा कि वो फ्रॉड का एलिमेंट जो है उस वक्त उसमें लिमिटेशन नहीं आएगी। ठीक है। नॉलेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ डेट ऑफ नॉलेज को कंसीडर करेंगे, उससे 3 साल के अंदर अंदर सूट फॉर कैंसिलेशन भी हो सकती है और सूट फॉर डिक्लेरेशन 6 साल के अंदर हो सकता है। सर अक्सर ऐसा भी होता है कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ी शिकायत करते हैं जी हम इतने साल बाहर रहे और हम फैमिली को पैसे भेजते रहे, समटाइम्स जायदाद बनाने के लिए भेजते रहे और समटाइम्स आप सेविंग के तौर पे भी भेज रहे होते हैं और जब वापस आते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता उनको। और जो यहाँ के लोग होते हैं वो कहते हैं वो तो भाई थे, वालिद साहब थे, चाचू थे, जो भी रिश्ता था वो तो गिफ्ट भेज रहे थे, हमें सपोर्ट कर रहे थे हमें। तो ऐसे सूरत में क्या होता है? ये बड़ी बदकिस्मती है। ये यहाँ पे अक्सर ऐसे होता है, ये तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तो आम रूटीन में हमारे पास केसेस आते हैं। यहाँ पे भी जो बड़ा भाई होता है वो सबको पाल रहा होता है, वो वहाँ से प्रॉपर्टी बना रहा होता है। सिमिलरली फादर है, उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई लेकिन वो कहते हैं कि मैं ये मेरा बेटा है मैं इसके नाम कर देता हूँ प्रॉपर्टी। ये गिफ्ट नहीं होता, ये बेनामी ट्रांजैक्शन होती है। इसे बेनामी में अलग से लॉ मौजूद है बेनामी का। होना चाहिए, बट आई पर्सनली से एवरीबडी, आपका एक व्यूज भी आ रहा है ना, तब भी आप पे उतनी ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। हम जब इन्फ्लुएंसर का वर्ड यूज करते हैं हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर है ये, हम उसको लिंक करते हैं फॉलोइंग किसकी कितनी है। हालांकि 250 फॉलोअर वाला भी इन्फ्लुएंसर हो सकता है ना, लेकिन मैं कहती हूँ 2 फॉलोअर वाला भी इन्फ्लुएंसर हो सकता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी की जिंदगी में हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सही बात। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी क्या बात कब किस पे असर कर जाए, और वो एक शख्स पे भी करी है तो वो इन्फ्लुएंस कर गया है, तो आप इन्फ्लुएंस की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बात की जाए वो नाप तोल के की जाए, स्पेशली जब आप ये देख रहे हैं कि पब्लिकली वो एक चीज जा रही है और उसका इम्पैक्ट किसी की जिंदगी, किसी की सोच पे हो सकता Absolutely. है। और आजकल तो हम पॉडकास्ट के नाम पे भी बहुत कुछ देख रहे हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली मतलब मैं ऑनेस्टली शोएब मैंने तो फॉलो करना छोड़ दिया। एक दफा ये ट्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो किया ही नहीं था। नहीं, शुरू में ना मुझे अच्छा लगता था क्योंकि अच्छी चीजें आ रही थी। सो शुरू में एक चीज अच्छी थी, लेकिन उसके बाद जब हर जगह पर पॉडकास्ट होना शुरू हो गए तो शायद उसमें कुछ फिल्टर रहा ही नहीं है। नहीं रहा। क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी, फैमिलीज की इज्जतों को उछाला जा रहा है, पॉडकास्ट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लाइफ पे जा रहे हैं, पर्सनल लाइफ पे जा रहे हैं। और मैं उन लोगों पर हैरान हूँ जो पर्सनल लाइफ शेयर करते हैं आके सोशल मीडिया पे। आई हैव नो आइडिया कि आपके बड़े आपको मना नहीं करते, आपको खुद एहसास नहीं होता कि आपको क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी। आपकी जिंदगी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। बैरियर बनाए ना, बाउंड्री सेट करें। एक घर का एक तकद्दुस होता है, एक 4 दीवारी का कॉन्सेप्ट है। वो 4 दीवारी का कॉन्सेप्ट सिर्फ इस
पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है कि घर से बाहर नहीं निकलना है, किसी को आने नहीं देना, ये भी है कि घर के अंदर जो कुछ भी है वो घर के अंदर है। बिल्कुल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने उसके तकद्दुस को पामाल नहीं करना। एब्सोल्युटली। जो बात सभी आपने की ना पॉडकास्ट को लेके, वो जो पर्सनल लाइफ, वो जो इंटरव्यूअर है, वो जो होस्ट है, उसको कंटेंट ही वहाँ से मिल रहा है, पर्सनल लाइफ से मिल रहा है, किसी ऐसे सवाल से मिल रहा है जहाँ पे उसे पता है कि कंट्रोवर्शियल जवाब आ सकते हैं। अदरवाइज एक प्रोफेशनल को आप बुलाते हैं, एक ऐसे शख्स को आप बुलाते हैं जिसने अपने प्रोफेशन में बहुत साउंड होते हैं, उन्होंने बहुत काम किया होता है, लेकिन आप बुला के उस प्रोफेशन पे बात नहीं करेंगे, आप उनके काम पर कोई बात नहीं करेंगे। इंट्रो कराएंगे आप उनके काम से मुताल्लिक ही, उनके अचीवमेंट को लेते हुए इंट्रो वही कराएंगे, सवाल सारे दूसरे आपने करने हैं, शौहर, बीवी, बच्चे, आई मीन। तो आज जरा इसी हवाले से बात करते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है कि कितना नाप तोल के बोला जाए सोशल मीडिया के पहले लिहाज तोलो फिर बोलो। एग्जैक्टली। इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी फेवरेट जी इरम रिजवी, लाइफ कोच भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम इरम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। इरम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मेरा ख्याल है हम सब इससे मुतासिर हो रहे हैं कहीं ना कहीं। ये जो कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, पॉडकास्ट के नाम पे जो कुछ भी हो रहा होता है, और लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों पे बात हो रही है, कोई ऐसी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं सामने जिसमें आप हैरान हो जाते हैं कि कोई ऐसी बात कैसे कर सकता है, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग उन बातों से एग्री कर रहे होते हैं कि उनके माइंड्स जो हैं वो पोल्यूट हो रहे होते हैं एक तरह से। आप किस तरह इस सारी चीज़ को देखती हैं? इसके बारे में ना एक इंग्लिश की इडियम है कि डोंट वॉश योर डर्टी लॉन्ड्री इन पब्लिक। और आप जब भी कोई चीज़ सोशल मीडिया के लिए ना, जब आप पोस्ट करते हैं कोई भी चीज़, हमारे पब्लिक स्पीकिंग में भी यही था कि जब हम स्पीचेस बनाते हैं तो वो कहते हैं कि जो भी आप करने जा रहे हैं कैसा लगेगा अगर 10 साल के बाद आपके बच्चे ये देखें, या कैसा लगेगा जब आप अपने बुढ़ापे में होंगे और आने वाली जनरेशन उसको देख, या ये कंटेंट जो आपने बनाया है आपका जो बॉस है वो देखें, या होने वाला मैनेजर, कोई ऐसी नौकरी जो आप चाहती थी, कोई पोजीशन आप चाहती हैं या चाहते हैं, उधर वहाँ पे कोई हायरिंग वाला देख ले तो उसको कैसा लगेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आप कह रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वो अगर दुनिया में सब करने लगें तो कैसा लगे, कि दुनिया कैसी हो जाएगी। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि बदनाम ना हो तो नाम नहीं होगा। सो इट डिपेंड्स कि कौन से हैं। और अनफॉर्चुनेटली सबीना शोएब, मुझे लगता है कि जो सेकंड वाले हैं वो ज़्यादा हैं कि वो कुछ ऐसा कर जाना कि बस हम वायरल हो जाएं, बस किसी तरह मशहूर हो जाएं, PR मिलना शुरू हो जाए। तो अगर आप अभी इस वक्त देखें भी, जो इन्फ्लुएंसर वाला लफ्ज़ है, कितने ऐसे हैं जो अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं जिनको आप कितना भी पुश कर लें पॉडकास्ट में वो नहीं बोलेंगे, और दूसरे ऐसे हैं जो कि आके अपने घर की बातें खोल जाते हैं। वो खुद बताएंगे, आप मुझसे ये पूछना था कि मैं ये जवाब दे दूं। ये बाकायदा वो, अच्छा, उसकी बाकायदा क्वेश्चन दिए होते हैं कि ये बात मुझसे कीजिए ताकि मैं ये बात खोल सकूं, कंट्रोवर्सी बन सके। सो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ज़्यादातर इस वाले पार्ट के लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं, लोगों को मसाला चाहिए। जब दो लोग बैठे हैं चाय पीने में, सुना तुमने उसका क्या हुआ था। एज अ नेशन हम ऐसी हैं ना, या कितनी दफ़ा हमारे घर में कहा जाता है कि नहीं पोपो की बात मत करो, गीबत होती है, नहीं ये मत करो, बैक बाइटिंग, अपने अपने सगे भाई का गोश्त खाया है, ये बिल्कुल ऐसा है। कितनी दफ़ा, मुझे तो अरसा हो गया ये बात सुने हुए, बट हम क्योंकि हम घर में भी ये माहौल है हमारा कि गॉसिप करते हैं, तो हमारे इन्फ्लुएंसर्स भी उसी तरह का कंटेंट तैयार करते हैं। हमारी, आप सोचिए, अभी तो आप वो इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे हैं कि वो जो पोस्ट करते हैं उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे कभी कभार ऐसा हुआ शुरू में, बहुत शुरू में, जब मैं आपके शोज़ में आई थी और मैंने IT पे, यूथ पे उस चीज़ों बात की थी, नीचे कुछ ऐसे कमेंट्स आ गए थे जिससे मैं डिस्टर्ब हो गई थी। मेरे को, मैं तो कुछ गलत कहा ही नहीं, क्या गलत किया, और किस चीज़ पे, कि औरत होके या हिजाब सही तरह नहीं किया हुआ, या शर्म नहीं आती मेकअप की, मतलब इन चीज़ों पे कमेंट्स आते हैं। और आप सोचे, मैंने फिर उसके बाद वो बंद किए। मैं परेशान होके कि ये तो टॉपिक ही नहीं था, ये तो चीज़ ही नहीं थी। तो आप सोचे एज इन्फ्लुएंस या एज अ पर्सन हुज ऑन कैमरा, मुझे इतना अफेक्ट किया था। और अगर मैं उस जगह पे चली जाऊँ कि डजंट मैटर, जो कि मैं काम इसी तरह कर रही हूँ, मैं कमेंट्स नहीं उस तरह गौर करती, अच्छे भी नहीं पढ़ती। एंड डोंट यू थिंक खवातीन इजी टारगेट है इसमें? Very पूरा रमज़ान जो है इरम, मैंने इस चीज़ को फेस किया, स्पेशली मैं और मेरी जैसी और मेरी जो फीमेल कोलीग्स हैं, रमज़ान ट्रांसमिशंस जिन्होंने की या रमज़ान शोज जिन्होंने किए, कंटेंट पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका यहाँ पे ना रेगुलेशंस और चीज़ों में ये चीज़ होनी चाहिए कि ये जो कपड़े पहन रही हैं जान के, मतलब कोई बात करने जा रही हैं, या फिर उन्होंने फजूल का सिर्फ, मतलब इफ़ यू रिमेंबर कुछ टाइम पहले वो टिकटॉक की थी कुछ, जो सिर्फ डांस करती थी,
और वो आज की हमारी जो मूवीज़ इंडस्ट्री में जो लोग पैसे जितने बनाते हैं एक मूवी करके, वो एक दिन में उनके बनते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो सिर्फ एक डांस कर रहे हैं पर्टिकुलर कपड़े पहन के। और ये हमारे पाकिस्तानी है, अजीब अजीब से कंटेंट बना रहे हैं। तो देखिए, जिनका मैंने कहा ना, जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता इज्जत पे, आप उनको कैसे रोक सकते हैं? अनलेस एंड अनटिल एक रेगुलेशन आए जो कि ये कहे कि भाई ये 18 साल के बच्चे से नीचे के बच्चे देख रहे हैं, उनके पास एज रेंज होती है, वो सब देख सकते हैं कि कितने सैमसंग, कितने आईफोन, किस किस्म के फ़ोन, किस इलाके में लोग देख रहे हैं, ये सारा आपके पास आता है डेटा। तो आप ये देखें कि ये देख कौन रहा है और इनको क्यों इसमें आपने अलाउ किया हुआ है कि वो जो है मतलब इससे कमा भी रहे हैं। दे शुड, उनके मॉनिटर होना चाहिए कि आपका कंटेंट जो है वो किस तरह अफेक्ट कर रहा है। बट एट द सेम टाइम इरम, यहाँ पर भी देखिए हमने खवातीन की एग्जांपल देके Yes. बात की है। मैं इसलिए ये बात It's कर very रही हूँ common, कि it's very common, मैं yes. मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि हमारे लिए देखिए अभी शो पे बैठ के भी मैं या आप, बड़ा आसान है कि हम ये बात करें कि खातून सर्टन ड्रेसिंग करके वो टिकटॉक पे आके या किसी भी ऐप पे आके, अच्छा वो सिर्फ डांस करी है, लिपसिंग करी है और वो उसके व्यूज़ आ रहे हैं, वो पैसे कमा रही है। हम इस पे बात एग्जाम्पल देते हुए भी ये हमने हमारा खवातीन एक की देखिए की है, माइंडसेट जो yes. एक बन चुका है ना कि इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं हम लोग भी एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस हम भी होते हैं किसी ना किसी तरीके से। हम ये बात नहीं कर रहे टिकटॉक लाइव पे मर्द क्या बैठ के बातें कर रहे हैं, ड्रेसिंग उनकी ठीक है, लेकिन आप उनकी जुबान देखें, आप यूट्यूबर्स की जुबान देखें, आप उनका कंटेंट देखें जो लोग नहीं भी फॉलो करते, क्योंकि क्रॉस शेयरिंग होती है। आप स्क्रॉल करते हुए जब ऐसी जुबान सामने आती है, ऐसा कंटेंट सामने आता है, तो आप लिटरली परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, लेकिन उस पर बात नहीं हो रही है। बात नहीं हो रही आप है, बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ इस चीज पे बात कर रहे हैं कि खातून की ड्रेसिंग ऐसी Dressing है और dance, और उसके वो ऊपर। डांस कर रही है और वो ये कर रही है और वो कर रही है। इनफैक्ट हमारे जो क्या है इस वक्त बड़ा इखलाकियात सिर्फ recently- खवातीन से शुरू उन पे खत्म Recent- होती आप है? खवातीन की बात, ये तो चलो क्योंकि इट्स वेरी इजी फॉर अस टू, इट्स वेरी इजी, मतलब टॉप पे आता है। Exactly. लेकिन आप रूट्स डाउन पे जाएं तो एक कुछ फैमिलीज हैं जो यहाँ पे प्रैंक्स कर रहे हैं, Yes. बच्चों के ऊपर कर रहे हैं, बच्चे माँ बाप पे कर रहे हैं, और यकीन करें उसका एक फ्रैक्शन भी मेरे बच्चे करें ना, उनका थोपड़ा चेंज हो जाए। हमारा इतनी मैं हो बधाई जाता करूं, सही हमने सोचा भी नहीं कभी। हम तो सोचते हुए भी दूर से Because यकीन करो, मतलब इतने खतरनाक प्रैंक्स हैं, और उसको देखते हुए जो है बच्चे आपस में एक दूसरे के ऊपर स्कूल पे प्रैंक कर रहे हैं, और ये फैमिली कर, मतलब इनकी शादियां हुई हुई हैं, ये एक फैमिली है, ये भी नहीं है कि एक्टर्स हैं। तो इतना इन्फ्लुएंस मतलब जो है गलत हो रहा है कि आप ये सोच नहीं रहे कि माँ बाप के ऊपर कोई कर सकता है या माँ बाप बच्चों पे ऐसे प्रैंक्स कर जाना, और कहाँ से आप इम्प्रेस हो रहे हैं, आप कहीं से इंस्पिरेशन इसकी ले रहे हैं, वहाँ पे भी इसको नहीं अच्छा सोचा जाता है। तो क्रिएटिंग कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके ऊपर आप ये सोचें कि आप वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, आप इंटरटेनमेंट बना रहे हैं। इंटरटेनमेंट भी हमारा देखिए बहुत साफ़ सुथरा होता था, हमारे ड्रामे देखें आप कैसे होते थे, मूवीज़ कैसी होती थी। अब हम उससे बहुत दूर आ गए कि अब इंटरटेनमेंट ये हो गया है, रील्स के थ्रू हो गया, और रील्स में हर वो चीज़ जो कि आपको कहीं पे फॉरवर्ड करने पे मजबूर कर दे, कोई ऐसा मजाक कि बस यार किसी ग्रुप में भेज दो, किसी के साथ शेयर कर दो या नीचे कमेंट कर दो, बस ऐसा रील या ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि हैपनिंग हो, और हैपनिंग में वही चीज़ है जो आप कर नहीं सकते। सही बात है। जो रियलिटी में आपको लगे कि ऐसा भी हो सकता है, उस चीज़ को आप करेंगे। अब रियलिटी जिस किस्म के, अब अभी हमने जैसे लड़कियों की बात की है, सॉरी लेकिन शादियों पे जो आजकल लड़के डांस कर रहे हैं, जो एक्चुअल पब्लिक में कर रहे हैं, हम तो वो बात कर रहे थे ना कि टिकटॉक पे वो कर रही हैं और बाहर इस तरह नहीं होती। लड़कों का तो ये कि अब वो जो आप देखें जिस किस्म के गाने और जिस किस्म का डांस है, और उसके ऊपर फैमिली तालियां बजा रही है और वो चीज़ फिर वायरल हो जाती है। तो क्या कंटेंट शेयरिंग सिर्फ सोशल मीडिया पे आपके आगे पीछे नहीं है? जो आप बातें कर रहे हैं, जिस तरह आप बिहेव कर रहे हैं, क्या वहाँ छोटे बच्चे नहीं बैठे शादियों में नहीं होते क्या, कि जिनको दिख नहीं रहा कि व्हाट काइंड ऑफ मतलब बॉडी लैंग्वेज यूज़ हो रही है, क्या हो रहा है इन द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट। सो एनीथिंग दैट यू डू इन रियलिटी, कैमरा जो है वो सिर्फ 1 सेकंड दूर है, कोई भी बना सकता है बैठ के, उसको शेयर कर सकता है, वो वायरल हो सकती है चीज़। एक थी लड़की जो कि किसी एक गाने पे मशहूर हुई थी, और उसके बाद वो हर जगह दिखाई दी थी उसी ड्रेस में, कितना इसने ना डेलिकेट और कितना बाल, हाँ सेम बाल, यस वही। और आप सोचिए कितना ज़बरदस्त डांस, मतलब मैंने बड़ी आंटियों को, बड़ी खवातीन को देखा शोज़ में कहते हुए कि कितना डेलिकेट डांस किया है, और वो क्या एग्जाम्पल बना। एंड शी इज़ चार्जिंग, मतलब वो ठीक ठाक चार्ज करती थी एक इवेंट पे जाके डांस करने का। इसी तरह लड़के हैं ऐसे जिन्होंने अपनी वीडियोस बनाई हैं, उनको बुलाया जाता है। यू नीड टू चेंज द मीनिंग ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ सोशल मीडिया। दिस इज़ नो लॉन्गर, मतलब अब ये वो बात ही नहीं रही। हम जितनी भी कोशिश यहाँ पर करें, ये वायरल नहीं होने वाला, लेकिन जितनी देर हमने बात की उससे 1 मिनट का भी कोई कुछ कर ले वो वायरल हो जाएगा। बात And ये they're है कि वो making money जो out of अच्छी it. बात है वो वायरल नहीं हो रही, वो नहीं होती।
अच्छी क्योंकि सेंस नहीं, बोरिंग है ना, बोरिंग है। अच्छी बात करना बोरिंग है, भेज भेज के तंग आ रहे हैं, बच्चों को तंग कर, एंटरटेनमेंट। और आप अगर अच्छी बात करेंगे तो उसमें जो एक आपने कोई प्रोनाउंसिएशन भी गलत कर दी तो उस पे टैग आना शुरू, ये गलत बोला, गलत आपने बोला, वैसे गलत कोई बोला। एक शुएब ने एक वीडियो बनाई 1-2 दिन पहले, और उसमें ना इन्होंने एक ड्रामे का जिक्र कर रहे थे, और उसमें शुएब ने ना मैंने एक basically एक्ट्रेस का नाम गलत गलत बोल ले लिया दिया मैंने। बिकॉज वो नहीं पता होता बाजू बिकॉज का। दो ड्रामे थे, मिक्स हो गया नाम। अच्छा, वो जो टॉपिक था वो टॉपिक वहीं रह गया, उस पर कोई बात नहीं कर रहा था, उसके नीचे इतने कमेंट्स आना शुरू हो गए कि ये नहीं फलानी ये तो एक्ट्रेस नहीं थी, ये थी, ये अब वो नाम तवातुर से आ रहा है, मैं दिल क्या लिखूं, पढ़ लिया है, पढ़ लिया है। हो गया। और आपको तो पता है ना, किसी ने बोल और दिया। बल्कि एक ने लिखा तो उसने उसके स्पेलिंग गलत लिख दिया इस एक्ट्रेस की, मैंने जाकर नीचे लिखा, मैंने कहा तुम हौसला तो आपने भी नहीं किया। ये देखिए ना, ट्रोलिंग है, दिस इज वेयर यू आर कमिंग। जब कंटेंट जो अच्छा क्रिएट कर रहे होते हैं, जो अच्छी बात कर रहे होते हैं, उनके साथ नीचे ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, उनको मतलब आप बुली करते हैं। आप भाई आ क्यों रहे हो जब आता नहीं है, आप उसे कंटेंट पे आप देखें ना, नहीं, फोकस उस पे नहीं आएंगे। उस पे नहीं आते, मिस्टेक ढूंढ रहे होते हैं, कोई वार्डरोब मैलफंक्शन ढूंढ रहे एक होते तो हैं, मिस्टेक ढूंढ रहे होते हैं, दूसरा ये कि माफ करने को तैयार नहीं है। यस, वेरी ट्रू। कोई एक किसी की वीडियो आ जाती है, कोई कमेंट आ जाता है, मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ हर उस शख्स को जिससे अगर गलती हुई और उसने पब्लिकली आके कहा है, वो चाहे प्रेशर में कहा है, वो चाहे खुद से अंडरस्टैंड किया, बिकॉज वो उसका अल्लाह का मामला है कि उसके अंदर क्या है हमें नहीं पता। अगर किसी ने माफी मांग ली ना और पब्लिकली मांग लिया कि मेरे से गलती हुई है, दिस वाज अ मिस्टेक, प्लीज उसको माफ कर दें और जान Please, छोड़ दें, जान उसकी। छोड़ दें। जरूरी है। अच्छा, वो जो माफी भी नहीं मांगते, आके कमेंट कर जो देते माफी हैं। नहीं मांगते और फिर जस्टिफाई करते हैं अपनी गलती को, तो मैं उनके साथ नहीं खड़ा और हुआ। फिर ये कि आपने एक, क्योंकि आज हमारा इरम टॉपिक भी कुछ इसी तरीके से हमने यही सोचा था कि आपने किस तरह से नाप तोल के बात करनी है, बिकॉज हमने बहुत सारी एक्ट्रेसेस को देखा है, हमारी सीनियर एक्ट्रेसेस हैं, वो आके पॉडकास्ट में कोई बात कर देंगी, खवातीन से मुतल्लिक ही बात Yes. कर देंगी, और उसके बाद जब सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होती है तो वो विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती हैं कि जी हमारा तो ये कॉन्टेक्स्ट नहीं था बात करने का, लोगों ने इस जुमरे में उस बात को ले लिया और ये कैप्शंस लगा के उसको आगे लगाना शुरू कर दिया। अगर हालांकि जब आप एक allow करें छोटा तो। सा क्लिप अगर आप उसका देखें तो वो बात वही कन्वे हो रही है जो मुझे जी। आपके नॉर्मल जी, मतलब बिल्कुल। वही बात, डायरेक्ट बात है Direct वो, बात है। लेकिन उसके बाद उसके ऊपर इस तरीके से एक्ट करना, नहीं कैप्शंस नहीं नहीं, लगाना ऐसा तो कि हुआ ही नहीं था, इससे आपको सबाक से हट के बात हुई थी, नहीं, हाँ, हाँ, हैरान हो जाता है इंसान के। जस्टिफाई कर हाँ, दिया yes। के तो नहीं, देखिए जहाँ इसलिए जरूरी है कि देखें जब आप कुछ ऐसी बात करें ना, क्यों हम कहते हैं कि आप फैक्ट्स के साथ करें। आप जब भी इंटरव्यू के लिए आए, पूछा जाता है टॉपिक क्या है, तैयारी करके आए, इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स डालें। ज़रूरी है कि आप कहें कि देखिए मर्द ऐसे होते, आप बोलिए 70% मर्द ऐसा करते हैं, पाकिस्तान का नंबर ये है, यूथ ऐसा करती है, यूथ का ना, आप ऐसे नहीं कह सकते सारे ख़राब हैं, तो सारे ये वो वाली चीज़ है जो औरत मार्च वाली है, जो कि निकलती है कि भाई सारे ही ऐसे सारे ही हैं, एंड यू नॉट ऐसे हैं। सपोज you're supposed to bring a number। आप किसी इलाके की बात करें कि यहाँ पे जो है अभी भी जो है मतलब औरतों को पढ़ाया नहीं जाता या नहीं, लेकिन यहाँ पे किया आप फैक्ट के साथ करें कि वो कहाँ पे वो नंबर आता है लागू, दुनिया में किस नंबर पे हम खड़े हैं, राइट्स में हम कहाँ पर हैं। फिर आप इस तरह बोले कि अच्छा मेडिकल में जो है आज भी जो है 30% औरतें हैं, पढ़ाई करके शादी कर जाती, तो आप कहते हैं ना उनको इतनी पढ़ाई करवाओ फिर उनकी शादी कर देते, तो भाई नंबर तो दो, कोई बात करो। तो जब आप आती हैं, आपके पास माइक लगा होता है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि ब्रिंग फैक्टफुल नंबर्स। आप हर चीज़ जनरलाइज नहीं कर सकते। दूसरी जो एक मिस्टेक हो जाती है ना शुएब, वो ये हो जाती है कि सबीन के एडिटिंग के वक्त थोड़ा सा खेल हो जाता है। मेरे साथ हुआ है, मेरी एक रील का टीज़र था जिसमें वो हल्की सी बात मैंने कर दी थी कि अपने हस्बैंड को ही लेके की थी मैंने, कि जैसे मुझे मेरे दोस्तों ने कहा तुमने इससे क्यों शादी की, वो इतना सा जो है खाली वो निकल आया। अच्छा टीज़र पहले निकल आया, ससुराल में भी चला गया, मेरे मैके में भी चला गया, इस तरह करके। तो मैंने कहा बात तो कुछ और बात थी, तो कुछ और थी। बात तो ये थी कि मतलब इतना इंट्रोवर्ट सा, सादा सा, यूं था, इससे अब वो लग ऐसा रहा था बात करते हुए। एग्जैक्ट बात क्या थी? वो बात ये थी कि भाई वो इतने सादे से थे, उनका किसी को पता नहीं था वो कितनी बड़ी तोप है, और माशाल्लाह वो तो अब दुनिया के 1000 बंदों में क्लाउड नेटिव में उनका नाम आता है माशाल्लाह से, सादे से लगते थे। तो वो दोस्त कहते तुमने इससे क्यों शादी करी? अच्छा मैं बड़ा एक अच्छी MNC में काम करना, तो गाड़ी यूँ रखी हुई यूँ, और ये मेरे साथ ना चुप चुप करके जैसे एक सपोर्टर होता है पीछे शैडोड हुआ हुआ, उस तरह। तो उस ये हमेशा से इंट्रोवर्ट्स हैं। तो वो बात ये थी कि आप जब पार्टनर सेलेक्ट करें तो आप ये सब छोड़ के करें कि अंदर का बंदा देखे। वो मेरा जुमला उठा लिया और उसकी एडिटिंग में छोटे छोटे सीन्स में वो आ गया। ओए वो जो बनी है उस पे जब तक से मैंने हाथ जोड़ के भाई पूरी रील आने, पूरी रिकॉर्डिंग आने दो। उसको आप सोचे सनसनी फैलाई आप ना। सोचे एडिटिंग में अब ये चीज़ हो गई थी। तो बहुत सारों के साथ ये भी हुआ है
कि वो एक बात निकाल के आपने जो है, तो इसमें पूरी एक जो कंटेंट जो ये प्रोड्यूसर्स और ये सारे होते हैं मिलके भी करते हैं कि यार ये मजे की चीज़ है, ये कर लो ताकि आप असल वो देखें। अब तो एक और प्रोग्राम इसमें देखें। नया काम स्टार्ट हो गया ना कि अब जो भी ड्रामा आता है ना और उस ड्रामे का नेक्स्ट एपिसोड का टीजर आना होता है जब, तो ज़ाहिर है एक ऑफिशियल टीजर आता है उसका अपने चैनल से, लेकिन वो बहुत से और चैनल्स बने हैं और एआई के थ्रू प्रॉपर विजुअल क्रिएट करते हैं उन एक्टर्स का, और वो कुछ सीन ऐसे डालते हैं जो कि फिर जब नजर आते हैं आपको, आप क्लिक कर देते हैं उन पे ना बहुत से लोग के, अच्छा कि वाकई ये हुआ होगा, उसने थप्पड़ मारा होगा, उसने गुस्सा किया होगा। अब एआई का इस्तेमाल करके वीडियोस बना के, और उनकी रीच आप देखिए वो ऑफिशियल चैनल से ज्यादा रीच उनकी उससे होती ज़्यादा है। उसमें होती है सनसनी पे। और बंदा कहता है ये हुआ कि अच्छा बाद में एपिसोड आती है वैसा कुछ हुआ ही नहीं होता, क्योंकि वो तो एआई से Very बनाया true. होता है आपने। Very एट द सेम टाइम जो इस वक्त हम बात कंटेंट की कर रहे हैं, देखिए अक्सर ये होता है, मुझे रीमा जी की एक बात आगे आ गई, उन्होंने कहा कि अगर मैंने कोई फिल्म की कभी, या मैंने कोई सर्टेन कैरेक्टर किया और उसमें एक मेरा रोल था, उसमें एक उसकी एक रिक्वायरमेंट थी, डायलॉग की या ड्रेस की या जो भी, तो वो मैं उस वक्त एक प्रोजेक्ट में थी, मैं एक रोल में थी, वो एक्ट कर रही थी, दैट्स नॉट मी। लेकिन जब मैंने कहीं पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना होगा और किया, तो मैंने उसका पूरा ख्याल रखा कि मुझे क्या लिबास पहनना है, मेरा क्या एक स्टाइल होगा, मेरे क्या वर्ड्स होंगे। तो व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग एट अ स्टेज और समवेयर, तो आपको पता है कि आपने क्या करना है। मैं ये बात इसलिए करूँ कि जब हम सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, मैं और सबीना अगर इस शो पे हैं, कोई होस्ट भी अगर इस कुर्सी पे है, तो उस वक्त जिस रोल में आप हैं उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहां पे आप ये नहीं कर सकते कि नहीं मैं पर्सनल लाइफ में चूंकि ऐसा हूं, या मैं कर सकता हूं, या मैंने क्योंकि ये एक्टिंग की तो मैं अब ये भी कर दूं। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर जिस तरह फिजा का एक बहुत क्लिप वायरल हुआ कि वो शौहर है, उठाया जा रहा है, उस पर क्रिटिसिज्म हुआ और बजा क्रिटिसिज्म हुआ। आपने भले बाद में इंग्लैंड में जाके वो दोबारा रिक्रिएट भी कर लिया, वो आपकी पर्सनल लाइफ है, आपका पर्सनल इंस्टाग्राम है, आप उसमें जो मर्जी करें, कोई आपसे नहीं पूछ रहा, हालांकि पूछ सकते हैं कि ज़्यादा पब्लिक फिगर हैं। On that particular set on national television, you can't do certain things. You can't do it. No matter कि आप husband wife है, you can't do it. So ये बड़ा जरूरी है कि हम उसको अंडरस्टैंड करें कि हर जगह पे हमारे एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमें उसका ख्याल रखना होता है, हमें देखना होता है अच्छा कोई ऐसा कंटेंट, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा विजुअल ना जाए, और स्पेशली व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग, When you're recording और when बच्चे you're not देखते live. हैं, यूथ देखते हैं, यंग लोग देखते हैं, इतने झगड़े। मैंने जब उसको देखा था तो मैं वही हस्बैंड में बात करते हैं, यार कितने झगड़े हुए होंगे कि आप तो मुझे उठाते ही नहीं, और कितनों के जो बेचारों के कंधे गए होंगे कि नहीं मुझे उठाते क्या नहीं, पता कहाँ 4-5 से- अस्पताल पहुंच गए, जी, सब पड़ गई है। बिल्कुल। मतलब एक बात है कि फालतू की चीज आप जब ये दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसा नॉर्मल है, भाई तहजीब होती है, एक तरीका होता है, माँ बाप के सामने एक सर्टेन वे से आप अपना कंपैशन शो करते हैं। आप मतलब बच्चों के सामने, बुजुर्ग होते हैं घर में, आप उनके सामने एक तरीके से रहते हैं, आप इस तरह नहीं रहते हो। मैंने बाद में नोट किया था कि एक बच्ची भी बैठी थी, तो मुझे ये अजीब सा लगा था कि यार यू कांट, एंड दिस इज टीवी, सिमिलर चीज़ें आपकी जो है ये इसी तरह कंटेंट क्रिएटर्स कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स कर रहे होते हैं। मुझे बहुत अजीब लगता है कि जब वो ईद पे जान के दिखाते हैं कि वो 5-5 हज़ार के नोट का बुके जो है इतना बड़ा मैं गिफ्ट कर रहा हूँ, और ये यार बहुत सारे लोगों के बहुत बुरे हालात हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, वो अपना सब कुछ दे रहे हैं। मर्द जब कमाता है तो वो वाकई अपनी बीवी को एक रानी की तरह रखना चाहता है, वो नहीं कर दे सकता, उसकी जगह वो कुछ और कर रहा वो है, जो दे रहा है वो अपनी हैसियत के अपनी हिसाब से हैसियत के दे रहा है। हिसाब से। वो अपना सब कुछ दे रहा है। Exactly. ये अब भी ये शो important है करके कि उसके क्या पास दिखाना जो है चाहते वो हैं? आपको दे रहा है, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि एहसास करें। और ये भी चीज़ ज़रूरी है कि जस्ट मेक श्योर करें कि अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पे ना शेयर करें, जितना अवॉइड कर सकते और हैं please स्पेशली avoid पर्सनल लाइफ का करें। वो पार्ट जो कि किसी को अफेक्ट कर सकता है। अफेक्ट कर सकता है शुएब, लेकिन मैं ये भी देखती हूँ ना आजकल, जो हम इससे पहले ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि आप पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आके शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। Yes. अपनी बहन की बात शेयर कर रहे हैं, अपने शौहर की बात शेयर कर रहे हैं, जी ये वो तो ये करता था, वो तो ये कर, क्योंकि ये ट्रेंड मैंने अभी पिछले कुछ मंथ्स में बिल्कुल जितना ऐसे ही। देखा है अभी कि रिसेंटली स्टार्ट मैं हुआ। लोग हैरान पहले ना हूँ। पर्सनल इस तरह नहीं यूं कहते थे कि किसी के यहाँ, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि मेरे शौहर ने, मेरी सास ने, मतलब यूं करके बात मतलब करना। आपको क्या और आप जरूरत है सोच नहीं public रहे कि platform? उनकी भी एक फेस है, आपका एक कम्युनिटी होती है, लोग उठते बैठते हैं, आप कैसे नाम लेके बात कर सकते हैं इस तरह कि भाई उन्होंने ऐसा किया है, उन्होंने ऐसा, आप मतलब एक तरह से ख़त्म कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही लोगों की पर्सनल लाइफ ख़त्म हो जाती है। मेरी ना छोटी सी टीम थी जब शुरू में बात करना शुरू करती थी, अब मतलब बच्चे ही हैं एक तरह से जो लर्न कर रहे हैं, उनको मैं रखती हूँ कि वो सोशल मीडिया हैंडलिंग करें, और उन्होंने क्या करते हैं कि मेरी वो जो चल रही होती है उसमें से अगर मेरा कोई प्रोनाउंसिएशन अगर गलत है तो वो तक मुझे कहते हैं कि ये ठीक नहीं था, इसको ऐसे कर दें, इधर आपने 2 दफ़ा कह दिया, यहाँ पे यूँ, मतलब वो ख्याल करते हैं कि जो इमेज जा रही है ऑनलाइन वो ज़रा एक ट्रेनर वाली जाए, वो एक कोच वाली जाए, तो उसमें वो पीछे
सबके ख्याल करते हैं। तो इसमें जो है सिर्फ सोशल मीडिया कंटेंट के जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो आइडियाज़ देते हैं, इनकी बहुत बड़ी टीम्स होती हैं इन्फ्लुएंसर्स की, जो एडिटिंग करते हैं, जो अपलोड करते हैं, सबकी जिम्मेदारी, आप सबके बच्चे हैं, आप सबकी फैमिलीज हैं। जहाँ से आप कमा रहे हैं ज़रा थोड़ा सा उसको ज़रा देखें, ये हलाल है कि हराम है, किस किस किस्म की कमाई है ये। तो आप इसको ख्याल करते हुए कि छोटे बच्चे देखेंगे, सोसाइटी पे एक इन्फ्लुएंस होगा, सब अपना किरदार इसमें अदा करें। बिल्कुल सही बात है। तो प्लीज़ जो लोग कर रहे हैं थोड़ा सा सोचें, एंड दिस अप्लाइज टू एवरीवन। हम पे भी ज़रा अप्लाई होते हैं, हम भी कंटेंट क्रिएट करेंगे। हमसे भी इतनी गलतियां होती है जाती शोएब, हैं, हाँ। लेकिन हम रिफ्लेक्ट करते हैं और हम उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। एब्सोल्युटली। तो हम सबकी जिम्मेदारी है, स्पेशली व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग, तो उसमें से वो पोर्शन निकाल दिया करें, डिलीट कर दिया करें, बहुत ज़रूरी है। और गलती हो जाती है, इंसान है, बिल्कुल हम सब इंसान है, हो जाती है गलती, फिर उसको एडमिट करने में कोई मसला नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। जस्ट एडमिट एंड मूव ऑन। को एडमिट कर ले तो उसको माफ़ कर दिया करें। अब एक ब्रेक की तरफ बढ़ना। थैंक यू वेरी मच अरम फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे। रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। मतलब क्या स्ट्रॉन्गर पेप्सी का? मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? क्या टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिल्स, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। पाकिस्तानी खाने ज़बान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। अब ड्यू है तो शुरू है। ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेन कैरेक्टर एनर्जी देता है। कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस, और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। एक्स्ट्रा चीज। सॉरी यार। अब जा ही रहा है तो बर्गर में एक्स्ट्रा पैटी, एक्स्ट्रा मेयो और फ्राइज में एक्स्ट्रा मसाला डलवा दे यार। बस। अरे ये भी दे दे, इसमें एक्स्ट्रा फिल है तो तू भी ना यार। 7 Up now with extra fizz. गूंजती गरजती बरसती छम वाटरफॉल। होतियां पराया माल रोके टुर पइए, तियां पराया माल रोके टुर पइए। जब सर्दियां अरूज पे होती हैं दिसंबर और जनवरी में, यहाँ पे अंधेरा हो जाता है, सूरज की रोशनी बहुत कम पड़ती है।
एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। अब ड्यू है तो शुरू है। ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू। क्या हम यहाँ हारने आए हैं? तो क्या हम उन्हें गोल करने देंगे? ऐसे 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 क्यों क्यों? ऐसे 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 क्यों क्यों? ऐसे ऐसे क्योंकि आ गया नया लीज मैक्स, जिसके ऐसे ऐसे शुरू है मैक्स क्रश, मैक्स फ्लेवर और मैक्स टेस्ट। न्यू लीज मैक्स, द अल्टीमेट पोटैटो चिप एक्सपीरियंस। मतलब क्या स्ट्रॉन्गर पेप्सी का? मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? बट टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिल्स, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। मम्मा, दांत में बहुत दर्द है। कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन पे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आजकल तो हम बच्चों को भी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, कंटेंट क्रिएट करते हुए देख रहे हैं। मैंने बात इसलिए की चूँकि इससे पहले भी हमारा ऐसा ही मौजू था। उसमें मुझे सबीन एक कमेंट मैंने पढ़ा जिसमें किसी ने कहा कि एक कॉन्फिडेंट बच्चा जो बात कर रहा है और पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन, उस तरह की वीडियोस के, अच्छा मामा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, फिर मैंने ये सवाल किया, उस तरह। तो बड़ा अच्छा कमेंट था कि ये वो बच्चा है जो कि बता रहा है, दिखा रहा है कि मैं कितना कनेक्टेड हूँ पेरेंट्स के साथ। देयर इज अ बॉन्ड और हम बात करते हैं, हम टाइम साथ स्पेंड करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों और पेरेंट्स का, या बच्चों और जो घर के बड़े हैं उनके दरमियान वो जो गैप है वो ना हो और वो टाइम स्पेंड हो, एक कनेक्शन हो, कनेक्शन बिल्ड हो। वो टाइम स्पेंड ऐसे ना हो कि 4 लोग एक कमरे में बैठे तो हैं बट रील्स देख रहे हैं, बात कर रहे हैं। और बाजू का शोएब ये भी होता है कि बच्चे कहते हैं कि हमें वो सेफ स्पेस नहीं मिलती है पेरेंट्स के साथ। हमें डर लगता है कोई भी बात शेयर करते हुए, चाहे स्कूल में कुछ हो गया, चाहे बाहर कुछ हो गया, या चाहे उनकी अपनी कोई थॉट्स हैं, बट वो शेयर करते हुए बहुत हिचकिचाते हैं। वो कहते हैं कि हम कैसे बात करें, हमें तो डर लग रहा है। और बाजू का क्योंकि मैं आई ट्रूली बिलीव कि ठीक है रिस्पेक्ट का एलिमेंट होना चाहिए, बट एक फ्रेंडली कनेक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि बच्चे वो बातें कहीं और जाके शेयर ना करें, वो घर में शेयर करें। और फिर गुड कॉप बैड कॉप का जो कॉन्सेप्ट है घर में, ये कितना इंपॉर्टेंट है। I don't like it by the way. क्योंकि एक विलन होता है उसके अंदर और एक हीरो होता है They उसके shouldn't be अंदर। like this. My personal belief, they shouldn't be like this. तो इस बारे में बात Why करते to have a हैं। cop in your house? इस हवाले से बात करते हैं। हमारा खाना हमारे साथ मौजूद है, कम्युनिकेशन एंड स्ट्रेटजी एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? बहुत शुक्रिया हमारा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हमारा आपका कनेक्शन, बिकॉज हम जब अपने दौर की बात करते हैं तो हमारे पास फ़ोन नहीं थे, हमारे पास क्योंकि टाइम स्पेंड करने के लिए कोई और जगह नहीं थी, तो या तो हम खेल रहे होते थे बाहर, फिजिकल एक्टिविटीज़ में होते थे, स्कूल में फ्रेंड्स के साथ कनेक्शन होता था, घर आके हमारे पास सिर्फ पेरेंट्स होते थे। तो वो एक जो बॉन्ड है वो ऑटोमेटिकली डेवलप होता था क्योंकि घर में सब लोग एक जगह पे बैठते थे, बात करते थे, चाहे वो टीवी देखने ही क्यों ना बैठते हो। बट आजकल प्राइवेसी चाहिए बच्चों को। एक कमरे में कोई बैठा हुआ है, फोन लिया हुआ है, गेम खेल रहे हैं, सो ओवरऑल वो कनेक्शन लैक करते हैं। आप किस तरह से इसको देखते हैं? सो पहले एज यू मेंशन कि जब हमारा ज़माना होता था तो हमारी जो तालीम गाह होती थी या तरबियत गाह होती थी वो सिर्फ पेरेंट्स होते थे या स्कूल होता था या टीचर्स होते थे, राइट? लेकिन अब जो बच्चे हैं वो दे हैव ओपन देयर आइज़ विद टेक्नोलॉजी। तो अब उनके लिए ना सिर्फ पेरेंट्स हैं, ना सिर्फ टीचर्स हैं, बट देयर आर डिफरेंट थिंग्स टू इट। गेम्स आ गई हैं आपके बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, आपकी ये स्क्रीन्स आ गई हैं। सो वी हैव जब हमने देखा है कि जब टेक्नोलॉजी आई है तो उसने काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप किया है चीज़ों को। और इसके ऊपर क्योंकि हम पुराने पेरेंट्स थे,
हमें ये नहीं पता चला कि हाउ आर वी गोइंग टू कोप अप विद दिस थिंग. सो अब मैंने बहुत नोट किया कि वी आर मोर टूवर्ड्स इंस्ट्रक्टिंग देन एक्टिव गाइडेंस, राइट. अब जब भी एक चीज़ आ जाती है तो काफ़ी लोग, अब हमने देखा होगा काफ़ी इस तरह के इलाके भी हैं जिसमें वो कहते हैं ये करना ही नहीं है, ये अच्छा ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, ये हमारे घर में होना ही नहीं चाहिए. लेकिन आई बिलीव कि इट इज़ बेटर देन यू नो टेलिंग समवन और इंस्ट्रक्टिंग द किड्स स्पेशली कि आपने ये बिल्कुल नहीं करना, से बेहतर है कि आप उनको गाइड करें कि व्हाट इज़ अवेलेबल, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ नॉट गुड. सो एक्टिव गाइडेंस में व्हेन यू हैव दिस कम्युनिकेशन ओपन, आपने देखा होगा कि कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों से सवाल करते हैं ऐसे ही, क्या खाना है, क्या करना है. सो उससे ये होता है कि बच्चे में ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि बच्चा जो है ओपन अप हो जाता है पेरेंट्स के साथ, राइट. सो डेली रूटीन में भी अगर आप देखें, अगर एक बच्चा वो गेमिंग कर रहा है, सुबह से रात तक गेमिंग कर रहा है, पेरेंट्स चल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, दादी दादा आ रहे हैं, जा रहे हैं, नो देयर इज अ डिस्कनेक्ट, राइट. लेकिन अगर आप 1 घंटा अपनी दिन में से अगर पेरेंट्स निकाल लें और अपने बच्चों के साथ बैठ जाएं, देखिए ये वही होता है कि अगर आई एम अ पेरेंट, आई नीड टू take away the phone from me to sit with my child, right. ये नहीं हो सकता कि मैं बच्चे को बिठाऊं और मैं फ़ोन पे भी लगी हुई हूँ, क्योंकि आजकल ये कि दफ्तर हैं, लोग अपनी कॉल्स आ रही होती हैं. लेकिन आई थिंक अगर क्वालिटी टाइम बच्चे को 1 घंटे में भी दिन में दे दिया जाए, सो वो बहुत ओपन अप हो जाता है. कम्युनिकेशन का जो बैरियर होता है, जो वो समझता है कि, बिकॉज अभी बच्चा ये नहीं समझता कि कोई डिस्कनेक्ट है, बच्चे को पता ही नहीं कम्युनिकेशन क्या. सही बात है. So there's no, वो डर नहीं है, but they don't know how to start it. उन्हें पता ही नहीं है ना, उनको पता ही नहीं है. वो एक somehow barrier आपने क्रिएट किया हुआ है जो कि इनविजिबल सा ही है, बट है. अब कितना ज़रूरी है जब बच्चा घर आता है ना स्कूल के बाद, तो यू शुड आस्क फ्यू क्वेश्चंस. ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कहें जब बस बेड चेंज कर लो और खाना खाओ और आप खुद किचन में चले गए हैं खाना निकालने के लिए और बच्चे ने आके टीवी ऑन कर ली या फ़ोन या कुछ और काम शुरू कर दिया है. चाहे आप किचन में हैं, चाहे कुछ और भी करें, बट बच्चे से आपने बात करनी है उसमें, हाउ वाज द डे, अच्छा कौन सी क्लास, कौन सी टीचर, ब्रेक टाइम, लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लास, व्हाटएवर, जस्ट आस्क. अच्छा, बिकॉज रोज़ाना जब बच्चा वापस घर पहुंचे ना, उसका एक डिफरेंट मूड है जिससे आपको अंदाजा हो रहा है कि कुछ है. दैट इज ट्रू, ऐसा ही है, और पूछना पड़ता है. बिल्कुल ऐसा ही है. और वो बच्चों के ना, अब क्योंकि हम लोग के टाइम में फीलिंग्स होती थी, हमारे पेरेंट्स हम पे गुस्सा होते थे, शादियों पे हम खुशियां देखते थे. अब बच्चे दे आर लाइक sort of feelingless, emotionless, and they don't have any emotions. अब हम छोटे बच्चे को देखें तो वो हंसी की बात होगी तो he is going to or she is going to raise their eyebrow. I'm sorry, but this is something very different. Emotionless हैं. Yes. They're more towards like robot बन चुके हुए हैं. They like they don't have like, अगर हम कहते हैं कि आज हमने नानी के साथ जाना है बाहर, तो they'll just take it very light. आज हमारी गेमिंग है, हम नहीं कर सकते. अब मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊं कि there was this event, मैराथन थी, उसके ऊपर हमने जाना था. तो हमने बच्चों से कहा कि तुम लोग साथ चलो हमारे. The first thing they asked was, वहाँ पे वाईफाई होगा? So we are so detached with the activities, the tools of learning जो हमारे ज़माने में होते थे. अब इसमें बच्चों का भी कोई कसूर नहीं है, बिकॉज उन्होंने आँख ही टेक्नोलॉजी में खोली है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उनसे ये चीज़ ले ली जाए तो उनको हम बहुत पीछे फेंक रहे हैं. बट आई थिंक वी रियली नीड टू सेट बाउंड्रीज. There is no stopping about this, but the boundaries are really important. I think. But क्या आज के बच्चे वाकई उनके अंदर इमोशंस नहीं है या इमोशंस की कमी है? But isn't it a good thing? Because हम इतना कुछ हर चीज को हम फील कर करके हमें बताया गया, दिल हावी होता है ना हमारा. नहीं, अगर इस फैमिली इवेंट में ना गए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और अब बच्चे कहते हैं वी आर चिल, नहीं जाना. They are absolute. बात नहीं जाना, मतलब उनके ऊपर प्रेशर्स नहीं है. सो ये एक तरह से ठीक भी नहीं है, बिकॉज हमने मिलेनियल्स जितने भी हैं, वी हैव सफर्ड अ लॉट. यू नो, इसमें ये होता है कि हमारे टाइम पे ये था कि हमारे में हर रिलेशनशिप की आइडिया था, ये क्या रिलेशनशिप है, हमें पता था हमने कैसे इंटरेक्ट करना है. अभी के बच्चों के लिए अनफॉर्चुनेटली ये है कि उन्हें ये तो पता है कि रिलेशनशिप है, बट दे डोंट नो हाउ टू हैंडल दैट रिलेशनशिप. तो आप देखेंगे कि ये बच्चे जो हैं ये बाहर बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, घर आके दिल भी लाइक अ रोबोट. सो दे डोंट नो व्हाट दे नीड टू डू घर के अंदर. बाहर आप देखेंगे वो चिल भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, वो शौक उनके होंगे, एक्टिविटीज होंगी जो घर में हमें पता ही नहीं होगा. सो आपने मोस्टली देखा होगा आपके बच्चे, स्कूल वाले टीचर्स कहते हैं कि इतना अच्छा बच्चा है आपका. हम कहते हैं हमें क्यों ट्रेट नजर आ रहे हैं इसके ये वाले, हमें क्यों नहीं ये चीज नजर आ रही. तो आई थिंक वी नीड टू एक्सप्लोर आवर किड्स मोर बिफोर
you know they get exploration outside, या जो exposure उनको बाहर मिले, अगर हम उनको prepare कर लें घर के अंदर ही, तो I think that's the best way of handling these और वो जो situations. इमोशनली बात है वो आई थिंक थोड़ा सा हम उसमें ऐड भी करते हैं कि ऐसा नहीं है कि इमोशनलेस हैं, इमोशंस होते हैं ज़ाहिर है उनका एक्सप्रेशन डिफरेंट है। ये कहना गलत होगा कि इमोशनलेस है, हाँ इमोशन का एक्सप्रेशन डिफरेंट है उनका। एक्सप्रेशन बहुत डिफरेंट है। और एक ज़ाहिर है ये केस टू केस वेरी भी करता है, ये फैमिली टू फैमिली वेरी भी करता है। और मे बी अब उनको आवाज उठाना आता है अपने लिए, एक्सप्रेस करना आता है कि हमें ये पसंद है, हमें नहीं एक्सप्रेस पसंद। डिफरेंटली। हाँ, हम ये करना चाहते हैं, हम ये नहीं करना चाहते। That is true because इसमें बड़ी अच्छी चीज़ है। I really like those parents जो बच्चे को ना छोटी उम्र में छोटे डिसीजंस लेने देते हैं। तुम्हें ये कपड़ा पसंद है, ये कलर पसंद है, कौन सा पिक करना है, ये जूता पसंद है, तो इससे ये होता है जब आप छोटी उम्र में बच्चे को छोटे छोटे डिसीजंस लेने देते हैं तो वो बड़ा होते होते वो एक अच्छा डिसीजन मेकर बनता है, लीडर बनता है फिर। यस, सो ये होता है कि उसे पता होता है। अब मुझे अगर मैं एक बच्चे को देखूं और मैं उसे कहूं कि तुम्हें कौन सा ड्रेस पसंद है, तो अब उसको रेड पसंद है, तो कल को वो जब बाहर कोई और चीज़ देखने जाएगा तो ही विल नो कि मुझे साइकोलॉजिकली उसको पता होगा कि आई हैव टू मेक द डिसीजन, माय फ्रेंड इज नॉट गोइंग टू मेक इट, माय रिलेटिव्स आर नॉट गोइंग टू मेक इट। तो वहाँ पर ये चीज़ आती है व्हिच आई रियली लाइक कि अब ये होता है कि वो कहते हैं मामू मेरे लिए ना बनाए डिसीजन, आई विल डू इट। मुझे पता है इसमें थोड़ी गड़बड़ कभी कभी इस तरह हो जाती है कि जैसे मेरी बेटी है ना, वो कहेगी कि मुझे बाल नहीं बांधने, लेट्स से ना उसे बाल नहीं बांधने। अच्छा, मुझे भी होता है बाल ना बांधे, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं अंडरस्टैंडिंग है अगर आप हर वक्त खुले बालों के साथ फिरेंगी, नहाने के बाद भी आपने बाल नहीं बांधे तो टूटते हैं बाल, कमज़ोर होते हैं बाल। तो मेरी वाइफ को होता है नहीं भाई छुट्टियाँ बनाऊंगी मैं ताकि तुम्हारे बाल ज़रा सिमटे रहें, ख़राब ना हो जाए। अब कहीं जाना हो तो मैंने फलाना हेयर बैंड लगाना है, अब वो मैचिंग अगर नहीं है तो वो जिद करेगी नहीं मुझे ये लगाना है, तो वो उस मामले ना एज अ पेरेंट हमें होता है नहीं यू वोंट लुक गुड। वो कहती है इट्स माय लाइफ, इट्स माय चॉइस। हाँ, ये बहुत नॉर्मल है। वहीं पे आ जाता है कि एक्टिव गाइडेंस इज इम्पोर्टेंट। गाइडेंस इज इम्पोर्टेंट। एक्टिव गाइडेंस ये है कि कुछ पेरेंट्स खामोश हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है ये नहीं करी, फिर वो ये होता है कि वो बच्चा ये भी गलत है। आई थिंक जब आपको पता चल रहा है डेली रूटीन में कि ये चीज़ सही नहीं है, डोंट जस्ट डू इट देन एंड देयर। आप देखिए बड़े हैं ना, समहाउ बेहतर पता है तभी आप बड़े हैं, आप उसके पेरेंट्स हैं, रिस्पांसिबिलिटी है। ये भी अच्छी बात है इस जनरेशन की है कि वो लॉजिक मांगते हैं आपसे और वो लॉजिक अंडरस्टैंड करते हैं, नो मैटर व्हाट एज दे आर इन। इफ यू टॉक टू देम इन अ सर्टेन वे कि अच्छा देखो ये अगर यूं करेंगे तो यूं हो सकता है, इसका ये इसकी रीजन है। हमारे वाले केस में तो रीजन वाला चक्कर था नहीं, लॉजिक डजंट एग्जिस्ट। करना है तो करना है, खाना है तो खाना है, जाना है तो जाना है, नहीं खाना तो ना खाओ, ये भी जाना नहीं जाना तो अब भी जाना है। So, अब ये चक्कर नहीं है, दे नीड लॉजिक एंड व्हेन यू प्रोवाइड अ लॉजिक फिर वो दे गुड। लेकिन अब हमारे टाइम में तो ये भी हो गया ना कि नाउ वी नो कि हमारे बच्चे हैं तो हमने कैसे हैंडल करना है। पहले ये होता था कि दादी दादा का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था, बच्चा पैम्पर बहुत ज़्यादा था दादी दादा से, और जब पेरेंट्स कोई चीज़ बता रही होती थी तो वो बच्चा जो था भागता था दादी के पास चला जाए, दादी कहती थी नहीं कुछ भी कहना। सो वो बच्चा जो होता है ना, फिर इसमें ये होता है कि जब आप बड़े होते हो इस तरह के हाउस होल्ड में, फिर ये होता है कि आप यू वॉन्ट एवरीथिंग anything and you do not want to hear a no from anyone। ये बड़ा मसला हो जाता है। घर में नो सुनी नहीं है, आदत रही नहीं है, बाहर जाके जब नो सुनेंगे तो शॉक, रिजेक्शन तो फेस ही नहीं कर पाते हमारे यंगस्टर्स। अच्छा, हमारा अभी भी जॉइंट फैमिली सिस्टम सारे एग्जिस्ट करता है। अगर लेट्स सपोज जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं भी है, पेरेंट्स दूर भी रह रहे हैं लड़के के, तो वो दादी दादा का इन्फ्लुएंस तब भी है घर के ऊपर एक। अब ऐसी सिचुएशन में, बिकॉज हम तो बात करें ना कि ठीक है जहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं है, खुद ही बच्चों को डील करना है एंड ऑल दैट, ऐसे में माँ बाप, स्पेशली माँ के पर्सपेक्टिव में बात करूँगी, वो किस तरह से बच्चे के सामने विलन का कैरेक्टर एक बन जाती है कि जिस तरह से मीठा नहीं खाना तो दादी मीठा दे रही है, माँ मना कर रही है, तो बच्चा, छोटा बच्चा, वो तो उसी की तरफ इंक्लाइंड होता है जो उसको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, जो उसको फैसिलिटेट कर रहा है। सो ये किस तरह से पेरेंट्स का बच्चे के साथ बॉन्ड को इफेक्ट करता है कि जब एक्सटर्नल आप इंटरफेरेंस देख रहे होते हैं, कहीं और से फैसिलिटेशन है, मामू से, चाचू से, आपको नहीं पता, और उसके बाद बच्चा कहता है अच्छा जी मामू चाचू ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि वो हमारी ये बात मानते हैं। सो ये किस तरीके से इफेक्ट करता है पेरेंट्स के और बच्चे के रिलेशन को? हमारा जो फैमिली का कल्चर होता है वो वी डोंट वांट टू लूज दैट, राइट। हमारे दादी दादा है, नानी नाना, एज वी सेड अभी कि यू नो the kids they need to understand the relationship, the importance of relationship। मैंने देखा है कि जो बच्चों का बचपन अपने ददेहाल ननेहाल में ज़्यादा गुजरा है, वो जो बड़े हुए हैं तो वो बहुत हम्बल हैं, they're very nice। उन्हें पता है कि कोई बड़ा आया है तो बैठना नहीं है, खड़े हो जाना है, उनको तमीज़ ज़्यादा है। आई थिंक दीज आर सर्टेन वैल्यूज़ जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हम लोगों को बहुत अर्ली एज में दे रहे होते हैं, जो शायद हमारे पेरेंट्स इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि द ग्रैंड पेरेंट्स आर देयर तो वो करते हैं। लेकिन
एट द सेम टाइम आई थिंक हमारे बड़ों को ये समझने की ज़रूरत है कि ये वो जनरेशन नहीं है जिसको हम दबा लेंगे या किसी को डरा लेंगे, यू नो दे वो ऑब्ज़र्व करते हैं और आजकल बच्चे बहुत ऑब्ज़र्व करते हैं, बहुत ज़्यादा, स्पेशली जैसे एज यू मेंशन कि वो अम्मा कभी कभी विलन बन जाती है, सो द ऑब्जर्वेशन इज एज सच कि द टोन ऑफ द मदर, दे थिंक द टोन इज बैड, दादी की टोन इज गुड, सो यू नो आई एम गोइंग टू गो दिस साइड, राइट? सो आई थिंक हमारे पेरेंटिंग में ये बड़ा मसला है कि हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, नहीं करना, छोड़ दो, माएँ ज़्यादातर करती हैं, नहीं करना, इसको नहीं करना, उसको नहीं करना। आई थिंक कि जब वो नोट कर लें कि बच्चा दादी दादा क्योंकि पैम्पर्ड ज़्यादा है तो वो वहाँ इस तरह करे, तो उनको आराम से बिठा के बताएं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है बेटा, ये चीज़ हम लोग ना एट दैट पॉइंट हम चाहते हैं कि हमारे सारे काम हल हो जाएं। इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता। और इसके लिए चूंकि आपने स्पेसिफिकली मेंशन किया मदर्स को, हालांकि इट कुड बी अदर साइड ना, बट ज़्यादा मदर्स की बात है, वी एग्री, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो थे ना वो माँ को कहते नहीं इन्होंने हमें मना किया, एंड डैड्स आर रियली गुड बिकॉज़ दे आर देयर एट ऑफिस, दे आर एट वर्क। अब ये चीज़ हुआ है ना, अब ये ऑपोजिट हो गई है ना, ऑपोजिट हो गई, क्योंकि पहले होता था कि नहीं अब्बा को ना बताना, अब्बा से डर लगेगा, अब्बा आ जाएंगे, अब्बा घर आने वाले हैं। अब इट्स डिफरेंट, अब जो फादर्स हैं वो ज्यादा फ्रेंडली हैं बच्चों के साथ, वो कुछ नहीं कहते, वो कहते तुम्हारी माँ को बता देंगे। हमारी फैमिली फ्रेंड्स में यही कुछ चल रहा है कि बच्चा कहता है कि ये अम्मा कहती है ये ट्यूशन आएगी, टीचर आएगी, ये करना है, पढ़ना है, ये करना है, डैड कहता है बाहर जाना है, हमने हॉर्स राइडिंग करनी है, हमने ये करना है। सो बच्चा ऑटोमेटिकली कहता है कि इफ वी हैव टू चिल तो मे बी फादर इज द वन, अगर हमने कुछ बहुत इंस्ट्रक्टिव काम करना है तो हमने फिर अम्मा के साथ। ऐसे में जो हम जिस ब्रेक में डिस्कशन कर रहे थे कि गुड कॉप बैड कॉप, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। आई थिंक द कंपेनियनशिप रियली मैटर्स हियर, सो देयर शुडंट बी अ गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी, देयर शुड नॉट, देयर शुड नॉट बी, यू नो द पेरेंट्स। जब आप कहते हैं ना कि हम वेस्ट में देखें तो माँ बाप काफ़ी केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लहदगी भी हुई होती है, बट दे आर वेरी सिविल। जब वो इकट्ठे होते हैं दे डू द पेरेंटिंग टुगेदर, रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी पे होते हैं कि हम पेरेंट्स के तौर पे हैं। यस, अब यहाँ पर ये होता है कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो बाप ज़्यादा अपनी तरफ कर लेता है, माँ अपनी तरफ कर लेती है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। सो आई थिंक कि इस दौर में हमें, क्योंकि हमने तरबियत करनी है, तो हमें ये चाहिए कि वी एज पेरेंट्स वी शुड बी, हाँ कमरे में बहस हो गई मियाँ बीवी की, हो गई, दैट्स परफेक्टली फाइन, बट व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ योर किड्स, बिकॉज बच्चों के लिए उनके माँ बाप एक पिलर होते हैं। हम देखते हैं कि जब छोटा सा बच्चा होता है तो वो समझता है कि कुछ भी गलत हो गया है ना तो मेरे माँ बाप सही कर देंगे, राइट? बिकॉज दिस इज द, ये ट्रस्ट है उनके अंदर, यस, दिस इज द सेंस ऑफ एक्सपेक्टेशन दैट दे एंड द ओनरशिप दैट दे हैव। लेकिन अगर हम खुद ही उसमें वो देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि खुद ही कुछ सही नहीं चल रहा, ये तो खुद ही सही नहीं है, हम क्या सही होंगे? सो हम देखते हैं कि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे अनफॉर्चुनेटली जब बड़े होते हैं तो वो कहते हैं यार हमारा तो यही था, ऐसा ही था, यही था, और हम भी फिर ऐसे ही हैं, एंड इवेंचुअली वो ऐसे ही बनते हैं। तो दिस इज़ अ डायरेक्ट मैसेज टू द पेरेंट्स कि मियाँ बीवी अलग हैं लेकिन माँ बाप पहले। सही बात है। सो डू यू थिंक स्पेशली मदर्स के पर्सपेक्टिव से कि बच्चों से कम्युनिकेशन के लिए थोड़ा सा शायद सीखना पड़ेगा उनको एट दिस प्रेजेंट टाइम, क्योंकि वो जो बैड कॉप वाली पॉलिसी वो चल नहीं रही है और वो आपके रिश्ते को भी खराब होने भी नहीं चाहिए, चल भी नहीं रही है। सो आपको कम्युनिकेशन, यू आर अ गुड वाइफ, यू आर अ गुड डॉटर, यू आर अ गुड ह्यूमन, एवरीथिंग इज गुड, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक सही तरीके से बच्चों को लेकर भी चल रहे हो। ऑफ कोर्स आपके इंटेंशन पे तो डाउट हो नहीं सकता, बिकॉज माँ से बढ़ के बच्चों का ख्याल कोई रख ही नहीं सकता, नो वन। बट समहाउ हमें अंडरस्टैंड करना है कि हम शायद हमने लर्न ही नहीं किया। सो वी नीड दैट कम्युनिकेशन स्किल्स, यू नो, बच्चों से बात करने के लिए, क्योंकि बात बच्चे करने का तरीका थोड़ा मेलो हो जाना। आप देखिए, हम देखते हैं कि बच्चा कभी कभी अपने दोस्तों के साथ वो बातें करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, तो वी नो कि उसने बैरियर अपना ओपन रखा हुआ है। एंड ट्रस्ट यू मी, आई हैव फ्रेंड्स एंड फैमिली जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ इतने ओपन हैं कि दे आर, मतलब अगर वो छींक भी मारते ना तो वो कहते हैं अम्मा आज ये हुआ था। एंड आई थिंक जो मैंने फील किया, एक्सपीरियंस किया, वो ख़वातीन का और उनके जो हस्बैंड, जो पेरेंट्स हैं, फादर एंड मदर, उन दोनों की टोन एंड नॉट इंस्ट्रक्टिंग एट द टाइम व्हेन समथिंग वेंट रॉन्ग, स्लो डाउन। अब मैं देखती हूँ बच्चा बदतमीजी करता है, हम एकदम से कहते हैं चलो यहाँ से चले जाओ या निकल जाओ यहाँ से, कमरे से चले जाओ, तो वो ये देखता है एक तो अम्मा ने बदतमीजी में मुझे डांटा, फिर दादी के सामने डांट लिया, चाचा के सामने डांट लिया, कजन्स के सामने डांट लिया, तो अब के बच्चे बहुत फील करते हैं ये चीज़ कि डू नॉट इंसल्ट मी। वो तो अब क्लियरली कहते हैं कि किसी के सामने मुझे मत डांटो। तो आई थिंक अगर कोई काम हो गया है, जस्ट लेट इट बी,
1 घंटे के बाद जस्ट टेल इट कि तुमने ये नहीं किया एंड इट्स नॉट गुड। Yes. तो आई एम श्योर कि बहुत से बच्चे ये इस तरह की चीजें समझ लेते हैं। ऐसे कम्युनिकेशन मेरा को तो वो बेहतर बेटा उसने बड़ी करने क्यूट सी बात की ना, उसने कहा, मेरी वाइफ ने किसी बात पे हल्का सा पुश किया तो उसने कहा, मामा आपने एक लिविंग थिंग को मारा है। Yeah, that is so आपने एक true. लिविंग थिंग को एक नॉन लिविंग थिंग से मारा है। That is so true. इस हद तक हो चुके हैं कि मैं इतना हंसती हूँ कि बच्चे जो है ना वो घर पे जब चिकन कढ़ाई बनती है ना तो वो इस तरह उठाते हैं लेग पीस को, वो कहते हैं दिस इज क्रूल, हाउ कैन यू डू दिस टू अ चिकन, और एंड दे कांट इवन टेक द बोन, वो कहते हैं ये हड्डी हम खा नहीं सकते बिकॉज दे कांट स्टैंड इट। वो देखिए फील बहुत ज्यादा करते हैं इमोशनली, जिस तरह हम कहते हैं ना कि वो बड़ा इस चीज को फील करते हैं, बट देन ऑब्वियसली आप हलाल हराम ये कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों को आप सिखाते हैं ऐसा तो बच्चे उसको सीख अच्छा नहीं, इसमें थोड़ा सा ये बात भी है ना सबीन कि वो पेट्स को लेकर बच्चे बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। हमारे हमने आजकल डकलिंग्स रखी है तो मैं तंग करता हूँ बेटी को कि जब बड़ी हो जाएंगी ना मैं उनको खाऊंगा। बाबा नो माय पेट्स। हमने कहा हमने कहीं जाना है, उनका वीजा लगेगा, उनके टिकट्स भी होंगे। मैंने कहा नहीं ये तो कहीं नहीं जा रहे हैं, ये तो इधर ही हम खा के जाएंगे। और आप देखिए ये वाले छोटे बच्चे जब इनके कोई पेट से अटैचमेंट हो जाए दे पास अवे तो बच्चे बहुत फील करते हैं एंड आई थिंक दैट्स वेयर पेरेंट्स जो है ना उनका बड़ा रिस्पॉन्स, हम ले तो देते हैं बच्चों को बिल्ली पेट्स डॉग्स सीखेंगे ये दे देते हैं, लेकिन ये होता है कि जो अटैचमेंट हो जाती है, बिकॉज ये मेरे अपने घर में ये हुआ है कि वी हैड लाइक 3 डॉग्स और एक सो एवरीवन हैड वन, तो एक का पास्ड अवे एंड शी लाइक क्राइड फॉर लाइक 2 days एंड उसके बाद शी जस्ट वेंट क्वाइट एंड उधर देन वी फिल्ड इन के यू नो एंड देन व्हाट शी डिड शी केम अप टू अस एंड शी सेड व्हेन एम आई गेटिंग द न्यू वन? I was like, you're not getting it. This is a feeling. You have to go through this, you know, and then just come up with it and accept it. कि ये जिंदगी है, इसी तरह है। ये नहीं होता कि हर चीज़ की एक रिप्लेसमेंट नहीं होती। अब तो ये दौर आ गया कि रिप्लेसमेंट चाहिए। ये नहीं है इसलिए रिप्लेसमेंट चाहिए, you know. So ये बच्चों को सिखाना बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपसे से कुछ ले लिया गया है तो आप just, you know, उस फीलिंग को भी आपने महसूस you have to know. और ये भी बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ भी नहीं दे देनी easily। बच्चे को वैल्यू ऑफ मनी ये चीजें ये सिखाना बड़ी जरूरी है, ठीक है। No matter if you can afford it, everything. आप अफोर्ड कर सकते हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, तब भी सब कुछ नहीं देना। यही बात बता रही हूँ, कर सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन तब भी हर चीज मत दें, बच्चे स्पॉइल होते हैं और उनको फिर उस चीज की वैल्यू नहीं रहती। मनी बॉक्स का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, आप वो लेके बच्चे को दें, बच्चे सेविंग करता है। बजटिंग का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैंने पेरेंट्स को देखा है, वो कहते हैं आज हम जा रहे हैं शॉप पे तो you have a budget of 2000, you have a budget of 2000 and you can get anything and everything in 2000. नहीं मैंने इस पे बिल्कुल कैंसिल कर दिया है। क्यों? वो बजट के नाम पे जो हो रहा था ना मेरे साथ कि बाबा आज मेरा बजट है इतना, वो जाके जो गंद बुला लेती थी फिर उससे, दिस इज नॉट ऑन, यू हैव टू गेट समथिंग प्रोडक्टिव एंड हेल्दी। आपको ज्यादा आप फिर उसमें स्पेसिफिक हो जाएं कि आप उसमें स्टेशनरी के लिए आपका ये बजट है तो आप स्टेशनरी आर्ट के लिए बस कहता हूं तुम जो मर्जी लो, मुझे कोई मसला नहीं है। और आजकल तो बच्चों को आर्ट से इतना शौक है, माय गॉड, कभी जमीन पे चॉक्स, कभी दे लव इट। लेकिन ये यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जब आप बजट की भी वो कर लेते हैं ना, यू हैव टू क्लासिफाई इट कि ये कौन सी बजट की बात हो रही है, बिकॉज एब्सोल्युटली ट्रू, बच्चे जाते हैं और वो गंद बला उनका होता है कि मैं ज्यादा चीजें ले लूं, ज्यादा के चक्कर में छोटे-छोटे पैसों से जाके वो छोटी-छोटी फजूल चीजें लेकर आते हैं। मुझे बहुत लहर चढ़ती है, मैं कहता हूं नो वे, नो बजटिंग, मुझसे डिस्कस करो क्या लेना है, लिस्ट लेके आओ। तो अच्छी बात है कि वो लिस्ट बनाती है। हाँ, उस लिस्ट में फिर ये होता है कि वो फिर बताते हैं अच्छा ये इतने का, ये इतने का, फिर हम उसमें देखते हैं कि अच्छा ये